ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 521। एक रूनिक सैनिक। वान बाओले का खुद पर अधिक नियंत्रण हो सकता है। हालांकि लाश और उसकी पहचान के चिन्ह को देखकर वान बाओले कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अचानक उसके पास खतरे की तीव्र भावना उभर आई। खतरे का आभास होते ही वान बाओले ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन पहचान चिन्ह की उपस्थिति से वह आश्चर्यचकित हो गया था और एक कदम भी धीमा नहीं था। इससे उसके पीछे हटने में देरी हुई। इसने कम से कम चोट के साथ क्षेत्र छोड़ने की उसकी मूल योजना को जटिल बना दिया। काली रोशनी तुरंत गरजती हुई आई और तिरंगे की उड़ती तलवार से टकरा गई। तलवार ऐसे गूंजी मानो अचानक बहुत ज्यादा ताकत से टकराए हो। जैसे ही वह हिली, काली रोशनी की एक किरण अचानक 10 किरणों में विभाजित हो गई। वे अलग अलग दिशाओं से वान बाओले की ओर बढ़ीं। वे उसे कई टुकड़ों में काटने पर आमादा लग रही थीं। खतरे के मंडराते हुए वान बाओले ने दहाड़ लगाए और अपने हाथों को एक साथ जोड़कर हाथ की मुहरें बनाईं। तिरंगे की उड़ती तलवार और रिबन से शानदार रोशनी निकली। उसके धार्मिक हथियारों ने एक साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वान बाओले के शरीर के अंदर डार्क कोर ने एक विशाल डार्क फायर को बाहर की ओर बढ़ाया और उसने अपने लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। ब्लड क्यू आसमान में ऊपर उठा, क्योंकि उसका भौतिक शरीर उस सारी शक्ति को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। आखिरकार वह 10 तारों वाली काली रोशनी के एकत्र होने और उसे टुकड़ों में काटने से पहले ही हेक्स वाले क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। भागने के बावजूद काली रोशनी से लड़ने का प्रतिशोध उसके जाने के बाद भी उसके शरीर के अंदर फूट पड़ा। वान बाओले के होठों से खून बह रहा था। इस बार उसके अंदरूनी अंगों में वाकई दर्द हो रहा था। दर्द ने किसी और को तुरंत बेहोश कर दिया होता। हालांकि वान बाओले एक क्रूर चरित्र था और वह खुद के प्रति विशेष रूप से क्रूर था। उसने दर्द को सहन किया और बाहर निकलने के बाद भी नहीं रुका। उसने अपनी गति बढ़ाई और जितनी तेजी से वह कर सकता था उतनी तेजी से भागा, एक इंद्रधनुष जो आसमान में गरज रहा था। वह जानता था कि भले ही उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उस क्षेत्र में कोई और नहीं है, लेकिन अब उसके लिए खतरनाक तलवार के शरीर में रहना सुरक्षित नहीं था। उसके पास सबसे अच्छा विकल्प ये था कि वह तलवार के शरीर से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाए और तलवार के हैंडल के क्षेत्र में वापस आ जाए। उसने अपनी पूरी गति से दौड़ लगाई और रुका नहीं। तलवार के शरीर और तलवार के हैंडल को अलग करने वाला रक्षात्मक अवरोध केवल 10 मील आगे था और कोई धुंध उसकी दृष्टि या उसके रास्ते में बाधा नहीं बन रही थी। वान बाओले एक लंबे चाप की तरह था जो तेजी से हवा में उड़ रहा था। वह रक्षात्मक अवरोध के पास पहुंचा, फिर अगले ही पल बाहर निकल गया। जैसे ही वह दूसरी तरफ निकला, वान बाओले ने खून का एक और कौर थूका। वह काफी ठंडे तापमान को महसूस कर सकता था। यह एक सुखद अनुभूति थी। ऐसा लगा जैसे वह गर्मियों से निकलकर सीधे शरद ऋतु में आ गया हो। बेशक ये तुलनात्मक पैमाने पर था। तलवार के हैंडल पर तापमान अभी भी अधिक था। हालांकि तलवार के शरीर की तुलना में ये लगभग शरद ऋतु जितना ठंडा लग रहा था। अपेक्षाकृत ठंडे तापमान के साथ वान बाओले का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने अपनी गति धीमी नहीं की और भाग गया। पूरी यात्रा के दौरान उसने अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है या उस पर घात लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। उसकी चोटें अपेक्षाकृत गंभीर थीं, इसलिए उसने एक निर्जन द्वीप पाया, एक साधारण गुफा का निर्माण किया, फिर अंदर गया और तुरंत क्रॉस लेग करके बैठ गया। कुछ गोलियां बाहर निकालने और निगलने के बाद उसने अपना ध्यान शुरू किया। 7 दिन बीत गए। जब वान बाओले ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उनमें रोशनी की एक झिलमिलाहट चमक उठी। उसकी अधिकांश चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। वह पूरी तरह से ठीक होने की राह पर था। हेक्स बहुत शक्तिशाली है। मैं भाग्यशाली था कि इसमें खामियां थीं। खामियों के बिना अगर मैं अंदर जाकर कुछ भी लेना चाहता तो मुझे अपने सभी धार्मिक खजाने का त्याग करना पड़ता। मैं नुकसान में रहता। वान बाओले ने पहाड़ की चोटी पर मौजूद हेक्स के बारे में सोचा और कांप उठा। फिर वह अपने लाभों पर उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से उन्हें निरीक्षण के लिए बाहर निकाला। वह स्टोरेज बैग प्राप्त करने के तुरंत बाद चला गया। फिर जब वह इस द्वीप पर पहुंचा तो उसने तुरंत अपना उपचार शुरू कर दिया था। उसे ये देखने का अवसर नहीं मिला था कि उसने क्या प्राप्त किया है। उसने उन्हें एक एक करके बाहर निकाला और उनकी गिनती की। उसकी आंखें चमकने लगीं। मेरे पास 29 स्टोरेज बैग हैं। उसने उत्साह से सोचा। उसे लगा जैसे उसे लॉटरी लग गई हो। उसकी निगाह प्रत्याशा के साथ स्टोरेज बैग पर घूमी और उसने एक उठाया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली के आकार का एक ग्रे पहचान चिन्ह उसके हाथ में दिखाई दिया। ये छूने में ठंडा था और ऐसा लग रहा था कि यह ऐसी सामग्री से बना है जो प्रकृति में ठंडा है। इसमें से दमनकारी बल की लहरें निकल रही थीं। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। सामने एक नाम लिखा था और पीछे भी 2 अक्षर लिखे थे।
वान बाओले विशाल विस्तार दाव महल में इस्तेमाल की जाने वाली लिखित भाषा से कोई अजनबी नहीं थे। वास्तव में लिखित भाषा का इस्तेमाल संघ में आमतौर पर और व्यापक रूप से किया जाता था। हालांकि किसी ने यह नहीं बताया कि यह विशाल विस्तार दाव महल से आई थी। आखिरकार संघ में कई साधना तकनीकें प्राचीन तलवार के टुकड़ों से उत्पन्न हुई थीं। इसके अलावा उनके पास मोगाओजी था। यही कारण था कि वान बाओले को लेखन को पढ़ने में कोई समस्या नहीं हुई। यह एक विदेशी भाषा थी जिसे हर साधक को सीखना और उसमें महारत हासिल करनी थी। सुनयान, बाहरी संप्रदाय। वान बाओले ने पहचान चिन्ह अपने हाथ में लिया और चिन्ह के दोनों तरफ अक्षर पढ़े। ग्रे, लाल, बैंगनी, काला। ये रंग क्रमशः बाहरी संप्रदाय के शिष्यों, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों, मुख्य शिष्यों और बुजुर्गों से संबंधित पहचान चिन्हों के अनुरूप हैं। हालांकि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के पहचान चिन्ह के रंगों पर कोई समान रंग विनियमन लागू नहीं होता है। वान बाओले को पहचान चिन्हों के विभिन्न स्तरों को समझाते हुए मिशन ब्रीफ याद आया। उसे यकीन था कि अब उसके हाथ में जो पहचान चिन्ह था वह बाहरी संप्रदाय के शिष्य का था और उसकी कीमत 100 युद्ध क्रेडिट थी। वान बाओले ने पहचान चिन्ह को एक तरफ रख दिया और स्टोरेज बैग में खोजबीन जारी रखी। अंदर बहुत ज्यादा सामान नहीं था और उनमें से ज्यादातर क्षतिग्रस्त थे। बहुत ज्यादा गोलियां भी नहीं थीं। ये स्पष्ट था कि सन्यान कोई विशेष रूप से अमीर बाहरी संप्रदाय का शिष्य नहीं था। वान बाओले ने हार नहीं मानी और उसने बड़ी उम्मीद के साथ दूसरा स्टोरेज बैग खोला। अंदर एक और बाहरी संप्रदाय के शिष्य का पहचान चिन्ह था, साथ ही एक सीलबंद गोली की बोतल भी थी। वान बाओले को गोली का नाम स्पष्ट नहीं था, लेकिन बोतल को देखकर लग रहा था कि गोली काफी कीमती होगी। उसने बोतल खोली और देखा। वह चौंक गया। ये गोली, मैंने बस एक सूंघी और अब मेरे शरीर में आत्मा क्यों सक्रिय हो रही है। यह एक खजाना है। वान बाओले ने अगले स्टोरेज बैग के साथ आगे बढ़ने से पहले बोतल को उत्साहपूर्वक रखा। वान बाओले ने स्टोरेज बैग खोले और जांचे तो आश्चर्य और खुशी की सांसें निकलती रहीं। जब वह 31वें स्टोरेज बैग पर पहुंचा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर उत्तेजना साफ थी। इस स्टोरेज बैग में रखी वस्तुएं और पहचान चिन्ह अन्य बैग में मिले चिन्हों से अलग थे। पहचान चिन्ह लाल रंग का था, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का पहचान चिन्ह। वान बाओले ने अपना दिमाग साफ किया और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के स्टोरेज बैग का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसे अंदर हजारों सफ़ेद रंग के पत्थर मिले। उसे यकीन नहीं था कि वे किस काम के लिए थे। इसके अलावा उसे 5 तांबे के सिक्के भी मिले। तांबे के हर सिक्के का आकार उसकी आधी हथेली के बराबर था। एक तरफ एक दुष्ट दिखने वाले राक्षस का कुलदेवता दिखाया गया था, दूसरी तरफ उस पर कई अक्षर थे। पहाड़ की आत्माएं, वज्र देवता। इन भूतों को मार डालो, इन आत्माओं को घुटनों पर ला दो। इन राक्षसों को नष्ट करो और सभी बुराइयों को भगा दो। शाश्वत और दिव्य की रक्षा करो। वान बाओले ने तांबे के सिक्कों को चकित होकर देखा। उसे नहीं पता था कि वे क्या थे, लेकिन वह उनसे निकलने वाले धार्मिक खजाने की आभा को महसूस कर सकता था। उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। जब वह विशाल विस्तार दाव महल में वापस आएगा तो वह उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेगा। भंडारण बैग में कुछ अन्य यादृच्छिक वस्तुएं थीं और अंत में एक सफ़ेद जेड स्लिप। इसने वान बाओले का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाया और जेड स्लिप का निरीक्षण किया और उसकी सांस रुक गई। उसने अपने बगल में तांबे के सिक्के उठाए, फिर जेड स्लिप को फिर से देखा। एक लंबे समय के बाद उसने बुदबुदाया, एक रूनिक सैनिक। जेड स्लिप में एक प्रकार के रूनिक सैनिक को परिष्कृत और नियंत्रित करने का तरीका दर्ज था। यह एक विशेष प्रकार का धार्मिक खजाना था जो काफी शक्तिशाली था। 5 तांबे के सिक्कों को एक प्रकार के रूनिक सैनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। थोड़ी देर के अध्ययन के बाद वान बाओले को जेड स्लिप के भीतर छिपे ज्ञान के विशाल विस्तार का एहसास हुआ। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह थोड़े समय में समझ सकता था, इसलिए उसने जेड स्लिप को सावधानी से रख दिया। वह दूसरे स्टोरेज बैग की ओर बढ़ गया। सभी स्टोरेज बैग का निरीक्षण पूरा करने के बाद उसने अपने रिटर्न को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह केवल अपने द्वारा पाए गए पहचान चिन्हों की गिनती करता तो 38 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पहचान चिन्ह और एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के पहचान चिन्ह से उसे बहुत बड़ी मात्रा में युद्ध क्रेडिट मिल जाता। उसे बहुत सी गोलियां और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त धार्मिक खजाने भी मिले थे। मूल्यांकन के बिना उनका मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका था। हालांकि वान बाओले का मानना था कि वे उसे बहुत सारे युद्ध क्रेडिट भी दिलाएंगे। तलवार शरीर की यात्रा से वान बाओले को बहुत लाभ हुआ था। अगर दूसरों को पता चल गया तो यह निश्चित रूप से ईर्ष्या को भड़काएगा। अभी भी एक गोली है जो ब्रह्मांड की गोली जैसी दिखती है। और क्या कहना है बैंगनी पहचान चिन्ह। उस विचार से वान बाओले की आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। वह अपनी चोटों के कारण को भूलने वाला नहीं था। ये सब इसलिए था क्योंकि वह बैंगनी पहचान चिन्ह को देखकर चौंक गया था। बैंगनी एक मुख्य शिष्य का प्रतिनिधित्व करता था और एक मुख्य शिष्य का पहचान चिन्ह 20,000 युद्ध क्रेडिट के बराबर था।
वान बाओले पर्वत शिखर पर कई अच्छी तरह से संरक्षित मंडपों को भी नहीं भूलने वाले थे। वहां भी था पर्वत शिखर के ऊपर गुफा निवास में क्रॉस लेग बैठा हुआ एक व्यक्ति। अगर मेरा अनुमान सही है तो पहाड़ असली विशाल विस्तार दाव पैलेस के किसी मुख्य शिष्य का गुफा निवास होना चाहिए। एक मुख्य शिष्य का एक गुफा निवास जिसे पहले कभी किसी ने नहीं खोजा और न ही खोदा था। वान बाओले को बस ये सोचना था कि इसकी कीमत कितनी है, इससे पहले कि उसकी आंखें इच्छा से लाल हो जाएं। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के भंडारण बैग में बहुत सी मूल्यवान चीजें होती हैं। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के पास और भी बहुत कुछ होता है। अगर हम उस सोच को जारी रखते हैं तो गुफा निवास के अंदर मुख्य शिष्य के भंडारण बैग में अनगिनत खजाने होने चाहिए। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा था कि जब उसने इन भंडारण बैगों में काफ़ी मूल्यवान वस्तुएं पाई थीं तो उसने एक भी साधना तकनीक नहीं देखी थी। वान बाओले इस बात से हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों था। वह केवल ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि जिन साधकों से उसने भंडारण बैग प्राप्त किए थे वे पर्याप्त उच्च पद के नहीं थे। हालांकि ये बहुत संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था। मुख्य शिष्य पर साधना तकनीकें होनी चाहिए। अगर कोई नहीं मिल रही हैं तो कुछ अजीब चल रहा है। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। वह अभी भी पहाड़ की चोटी पर जो कुछ भी था उसके लिए अपनी इच्छा को छोड़ नहीं पा रहा था। वह जानता था कि तलवार के शरीर में भूमि हर बार परिवर्तन से गुजरती है, इसलिए पहाड़ की चोटी लंबे समय तक जहां थी वहां नहीं रह सकती। अगर ये दूर चली जाती है तो यह एक अविश्वसनीय नुकसान होगा जिसे फिर कभी नहीं पाया जा सकेगा। वान बाओले अपनी आंखों के सामने इतनी अविश्वसनीय संपत्ति को अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देखने के विचार को सहन नहीं कर सका। हालांकि जब उसने सोचा कि जादू कितना शक्तिशाली था तो वह निराश हो गया। शक्तिहीनता की भावना ने वान बाओले को बार बार आहें भरने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही हो, ये स्पष्ट है कि मेरे पास उन्हें पाने का भाग्य नहीं है। वान बाओले ने फिर से आहें भरी। उसने अपनी चोटों का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि वह आसानी से ठीक हो रहा है। फिर वह निर्जन द्वीप से निकल गया और विशाल विस्तार दाव पैलेस की ओर उड़ गया। कम से कम इस यात्रा से मेरे लाभ अभी भी स्वीकार्य हैं। वान बाओले ने अपनी यात्रा के दौरान खुद को सांत्वना देना जारी रखा। उसने 5 बार टेलीपोर्ट किया और आखिरकार विशाल विस्तार दाव पैलेस में वापस आ गया। पूरी यात्रा सुचारू रूप से चली और उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप के पास पहुंचते ही उसका मूड हल्का हो गया। उसने गति बढ़ाई, एक किरण की तरह बाहर निकला और विशाल विस्तार दाव पैलेस के अंदर पहुंच गया। उसने पहले ग्रीन फायर आइलैंड लौटने का इरादा किया था। हालांकि उसने महसूस किया कि उसके स्टोरेज बैग में कई ऐसी चीजें थीं जिनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। यही कारण था कि उसने पहले विशाल विस्तार दाव पैलेस आने का फैसला किया। वह प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बारे में चिंतित था। वह जानता था कि किसी के पास अपार खजाना होने से एक निर्दोष व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है। अगर उसके पास जो कुछ था वह इतना मूल्यवान नहीं होता तो वह इतना परेशान नहीं होता। हालांकि अगर उसने जो कुछ उठाया था उसमें कुछ अविश्वसनीय मूल्य की चीज़ होगी तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे उस समय खतरे का सामना करना पड़ेगा। यही कारण था कि जब वान बाओले विशाल विस्तार दाव पैलेस में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत किसी से अपने सामान का मूल्यांकन नहीं करवाया। इसके बजाय वे पुस्तकालय गए और कुछ स्वतंत्र शोध किया। भले ही वास्तविक प्रमाणीकरण के दौरान उन्हें कुछ याद आ सकता था, लेकिन यह उस समय उनके लिए सबसे अच्छा उपाय था। वान बाओले ने पुस्तकालय में 2 सप्ताह बिताए। जब वे मंडप से बाहर निकले तो उनकी आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। हालांकि वे पूरे विश्वास के साथ यह पता लगाने में सक्षम नहीं थे कि 7 युवा आत्माओं ने उन्हें जो गोली दी थी उसकी प्रकृति क्या है, लेकिन पुस्तकालय में सामग्री ब्राउज करने के बाद उन्हें पूरा यकीन था कि गोली के ब्रह्मांड की गोली होने की बहुत संभावना थी। मुझे इसे रखना होगा। ये कोर फॉर्मेशन दायरे से नवजात आत्मा दायरे में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी पूरक गोली होगी। और वह रूनिक सैनिक। 5 तांबे के सिक्के वास्तव में रूनिक सैनिक हैं। हालांकि लाइब्रेरी में बहुत अधिक जानकारी दर्ज नहीं है, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के शिष्य पर मिली जेड पर्ची में दी गई जानकारी के आधार पर अगर मैं सभी 5 तांबे के सिक्कों की पूरी शक्ति को उजागर कर सकता हूं तो उनमें से प्रत्येक एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक से प्रतिस्पर्धा करेगा। ये वही था जिसने वान बाओले को सबसे अधिक उत्साहित किया। उसने रूनिक सैनिक पर अधिक गहन शोध करने का मन बना लिया। उसने अन्य वस्तुओं पर भी कुछ शोध किया था। वान बाओले ने किसी को भी यह नहीं बताने का फैसला किया कि उसके पास वे हैं। कुछ गोलियां भी थीं जिन पर वान बाओले ने एक संक्षिप्त अध्ययन किया था। उन्हें ये स्पष्ट नहीं था कि उनमें से अधिकांश का उपयोग किस लिए किया जाता था। हालांकि 3 बोतलें थीं जिनके बारे में उन्हें यकीन था कि वे कल्टीवेशन कंटेनमेंट गोलियां थीं जिन्हें कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक ले सकते थे। विशाल विस्तार दाव पैलेस में एक गोली की कीमत लगभग 2000 युद्ध क्रेडिट थी और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक के लिए इसका बहुत अच्छा प्रभाव था।
वान बाओले ने कुछ पुस्तकों में ये भी पढ़ा कि जब इसे अन्य गोलियों के साथ लिया जाता है तो एक और फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक को उपचार में भी मदद कर सकता है। वान बाओले ने अपनी गणना की। उसे ऐसी 6 या उससे अधिक कल्टीवेशन कंटेनमेंट गोलियां मिल गई थीं। उसने अपनी पहचान के टोकन का आदान प्रदान करने के तत्काल आवेग को दबा दिया और अपने दिल में आग के साथ विशाल विस्तार दाव महल छोड़ दिया। क्रेडिट का आदान प्रदान करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं अभी लौटा हूँ। मैं पहले अपने सभी मामलों को व्यवस्थित करूंगा और फिर कुछ दिनों में अपने क्रेडिट प्राप्त करूंगा। ये सोचकर वान बाओले ने गति बढ़ा दी। वह विशाल विस्तार दाव महल से बाहर निकला और सीधे ग्रीन फायर आइलैंड की ओर चल पड़ा। ग्रीन फायर आइलैंड जल्द ही उसकी नज़रों में आ गया। जब वान बाओले ने अपना खुद का द्वीप देखा और द्वीप से समृद्ध आत्मा क्यूई को फैलते हुए महसूस किया तो उसका दिल खुशी से भर गया। वह अपने गुफा निवास पर पहुंच गया। जैसे ही वह अपने गुफा निवास में दाखिल हुआ उसने सरणी गठन को सक्रिय कर दिया और अपने निवास के द्वार बंद कर दिए। वह एकांत के लिए बने क्षेत्र में गया और 5 तांबे के सिक्के निकाले। तांबे के सिक्कों का अध्ययन करते समय उसकी आंखों में एक चमकदार अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने रूनिक सैनिक का दस्तावेजीकरण करने वाली जेड पर्ची निकाली और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। 3 दिनों के बाद वान बाओले ने जेड पर्ची नीचे रख दी। उसका सिर धड़क रहा था। वह रूनिक सैनिकों से अपरिचित था। यही वजह थी कि उसे इसे समझने में कुछ समय लगा। रूनिक सैनिक के 3 रूप थे। आप इसे धार्मिक खजाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक कठपुतली की तरह सैनिक में बदल सकते हैं। अंत में आप सैनिकों को मिलाकर एक रूनिक सरणी बना सकते हैं जिसमें बहुत विनाशकारी शक्ति हो। इन 5 तांबे के सिक्कों को एक पूर्ण रूनिक सरणी संरचना बनाना चाहिए। वान बाओले ने अपना सिर नीचे किया और तांबे के सिक्कों को घूरने लगा। अपने दिल में जलती हुई प्रत्याशा के बावजूद उसने 3 दिनों के दौरान तांबे के सिक्कों को चलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह सिर्फ एक सिक्के को अपने इर्द गिर्द एक साधारण धार्मिक खजाने की तरह उड़ाने में कामयाब रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास साधना की कमी थी, बल्कि इसलिए कि रूनिक सैनिक के बारे में उसकी समझ में कमी थी। जेड स्लिप ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर कोई रूनिक सैनिक को नहीं चला सकता। इस पहलू में पर्याप्त प्रतिभा और दक्षता वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। फिर भी अगर मैं सिक्कों में से किसी एक के पहले रूप को नियंत्रित करने में कामयाब भी हो जाता हूं तो भी इसकी शक्ति अभी भी। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ उसने एक तांबे के सिक्के को तुरंत उड़ा दिया। यह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीमा हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक कठपुतली उसके सामने प्रकट हुई। कठपुतली की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी मुट्ठी वान बाओले की ओर फेंकी। जैसे ही मुट्ठी पास आई, तांबे का सिक्का उड़कर ऊपर आया और हमले को रोकने की कोशिश की। वे टकरा गए। तांबे के सिक्के से बिजली की चमक निकली और कठपुतली कांप उठी, तुरंत कई टुकड़ों में टूट गई। फिर वह धूल में बदल गई। यह नज़ारा देखकर वान बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने अपने सामने तांबे के सिक्के को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे बड़ी उम्मीदें थीं कि वह कब रूनिक सैनिक और उसके दूसरे रूपों को नियंत्रित कर पाएगा। जैसे जैसे रूनिक सैनिक के बारे में मेरी समझ गहरी होती जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सभी 5 तांबे के सिक्कों को नियंत्रित कर पाऊंगा। मैं उसके दूसरे और तीसरे रूप को बुलाने में सक्षम हो जाऊंगा। ऐसा न कर पाने पर पछताते हुए वान बाओले अभी भी खुद से खुश था। वह जानता था कि ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उसने तांबे के सिक्के रखे और एक कल्टीवेशन कंटेनमेंट पिल निकाली। उसे घूरने के बाद उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। वान बाओले ने जो पढ़ा था उसके आधार पर साधना नियंत्रण गोली में बहुत शक्तिशाली औषधीय गुण थे। इसे अक्सर कुछ स्पिरिट लिक्विड के साथ लेने की ज़रूरत होती थी। हालांकि वान बाओले को इसकी परवाह नहीं थी। उसने ऐसी गोलियां खाई थीं जो केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक ही खा सकते थे और बच सकते थे। यह उसके लिए कोई समस्या नहीं होने वाली थी। ये वास्तव में मामला था। गोली के प्रभाव दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वान बाओले के पास एक मजबूत और लचीला भौतिक शरीर था। उसके पास एक डार्क कोर और एक लाइटनिंग कोर था। गोली निगलने के बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर अचानक तीव्र गर्मी फूट पड़ी। फिर यह उसके शरीर द्वारा जल्दी से अवशोषित हो गई। इसके बाद जो हुआ वह उसकी साधना के स्तर में मामूली उन्नति थी। घंटों बाद जब वान बाओले ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी साधना में सुधार हुआ है। उत्साहित होकर उसने दूसरी और फिर तीसरी गोली निगल ली। 2 दिन बाद जब वान बाओले ने आखिरकार आखिरी साधना नियंत्रण गोली पचा ली तो उसके शरीर के अंदर एक तेज धमाका हुआ। उसके शरीर पर बिजली के अमर परिवर्तन के अभ्यास के कारण जो बिजली के बोल्ट बने थे वे और अधिक शक्तिशाली हो गए थे। वे उसके पूरे शरीर पर फैल गए, जिससे वह पूरी तरह से बिजली से बना हुआ प्राणी लग रहा था। यह एक भयानक दृश्य था। वह अंततः प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के पूर्ण स्तर पर पहुंच गया।
वह मध्य चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। संघ में साधना में ऐसी प्रगति अकल्पनीय होगी। वान बाओले को फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़े हुए मुश्किल से 1 साल हुआ था। वान बाओले संतुष्टि और उत्साह में डूबा हुआ था और फिर आहें भर रहा था। मैंने सोचा था कि मुझे पृथ्वी पर लेडी फॉर्चून का आशीर्वाद मिला है। जब मैं मंगल पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मंगल पर ही लेडी फॉर्चून ने मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया। अब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मैं हमेशा से गलत था। मैं इस प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर भाग्य का सच्चा बच्चा हूँ। वान बाओले अपनी अच्छी आत्माओं में डूबा हुआ था। उसने अपनी बाकी गोलियां निकाली और ये देखने ही वाला था कि कौन सी गोलियां वह ले सकता है। तभी उसने अपने स्टोरेज बैग में एक लाश पड़ी देखी। उसकी अच्छी आत्माओं ने गहरी डुबकी लगाई और वह गंभीर हो गया। फेडरेशन सीडलिंग्स में से कोई आखिरकार गिर गया। वान बाओले ने चुप्पी के लंबे दौर के बाद आह भरी। उसने अपनी क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट जेड पर्ची निकाली। कुछ सोचने के बाद उसने चैट ग्रुप में सभी को सूचित करने का फैसला किया। फेडरेशन के प्रिय साथी दाववादी फैंग म्यू गिर गया है। मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा और फेडरेशन को सूचित करूंगा। कृपया सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। वान बाओले की घोषणा ने हलचल भरे और जीवंत चैट ग्रुप को अचानक मौत के सन्नाटे में डाल दिया। कोई प्रसारण नहीं हुआ, कोई भी नहीं बोला। हर कोई अचानक आई खबर से सदमे से लड़खड़ा रहा था। वे सभी चुप हो गए थे। ये तथ्य कि वे संघ के अंकुर बनने में सक्षम थे, मानसिक और भावनात्मक लचीलेपन के एक स्तर को दर्शाता है जो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक है। फैंग म्यू की मृत्यु पर कोई हंगामा नहीं हुआ। हर कोई अपनी यात्रा से पहले मानसिक रूप से तैयार था। फैंग म्यू की मृत्यु ने सभी को और अधिक सतर्क बना दिया। यहाँ तक कि वांग बाओले ने भी किसी सच्चे दुख का अनुभव नहीं किया। वह फैंग म्यू को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। इसके अलावा उसने बहुत अधिक मृत्यु देखी थी। वह शायद इन सब के प्रति उदासीन न हो, लेकिन वह जानता था कि साधना के मार्ग में मृत्यु अपरिहार्य है। साधना का मार्ग एक ऐसा था जो लंबा और घुमावदार था। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता था। चूंकि उसने इसे चुना था, इसलिए उसे जाने देना भी सीखना था। बेशक जो सबसे महत्वपूर्ण था वह अभी भी ये तथ्य था कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। यदि मरने वाला व्यक्ति ज़ुओ यफान, झाओ यामिंग या यहाँ तक कि कोंग दाओ होता तो वान बाओले को इस पर अधिक तीव्र भावनाएं होतीं। इसीलिए उसने तीनों को अलग अलग संदेश भेजा जिसमें उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। झुओ यफान और झाओ यामिंग बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उन्होंने वे द्वीप नहीं छोड़े थे जहां उन्हें भेजा गया था। दूसरी ओर कोंग दाओ विशाल विस्तार दाओ महल के कुछ अन्य साधकों के साथ एक मिशन पर गया था जिनसे उसने वान बाओले का संदेश प्राप्त करने के बाद दोस्ती की थी। वान बाओले का संदेश देखने के बाद उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी और अधिक सतर्क हो गया। हालांकि वान बाओले कोंग दाओ के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था। वह जानवरों के समुद्र में पैदा हुआ था और जब वह सिर्फ एक कमजोर छोटा बच्चा था तब मंगल ग्रह पर गया था और अपने दम पर ग्रह पर जीवित रहा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास कुछ खास छिपा हुआ था। इसके अलावा कोंग दाओ एक क्रूर और क्रूर चरित्र था। उसकी हिंसक प्रवृत्ति केवल तभी छिपी रहती थी जब वान बाओले उसके आसपास होता था। वास्तव में वान बाओले के आकलन के आधार पर फेडरेशन सीडलिंग से उभरने वाला दूसरा कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक संभवतः कोंग दाओ या झाओ यामिंग होगा। फैंग म्यू की मौत के बारे में फेडरेशन सीडलिंग को सूचित करने के बाद वान बाओले आखिरकार अपने मन को शांत करने में सक्षम था। उसने अपनी यात्रा से अपने लाभों को व्यवस्थित किया। वह भागने से पहले देखे गए बैंगनी पहचान टोकन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। एक कोर शिष्य की पहचान टोकन, ये 20,000 युद्ध क्रेडिट है। वान बाओले के भीतर एक बार फिर इच्छा और लालच उमड़ पड़ा। उसने इसके बारे में बहुत सोचा। उसने अब अपने पास मौजूद लगभग 8,000 युद्ध क्रेडिट गिने और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकने लगा। मुझे एक और यात्रा करनी है। मैं बस हार नहीं मान सकता। मुझे यात्रा के लिए ढेर सारी उपचार गोलियां तैयार करनी होंगी। यह विचार आते ही वान बाओले ने अपने द्वारा एकत्रित किए गए पहचान टोकन निकाले। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन जेड स्लिप निकाली और जी हैयांग से संपर्क किया। उसने उपचार की गोलियों की कीमतों के बारे में पूछा। फिर उसने सहजता से पहचान टोकन के लिए एक्सचेंज के बारे में पूछा। पहचान टोकन एक मुख्य शिष्य से एक निश्चित रूप से संप्रदाय का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से संबंधित पहचान टोकन की कोई परवाह नहीं करता। मुझे याद है कि किसी ने 80 से अधिक पहचान टोकन जमा किए थे। बेशक अगर कोई आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से संबंधित 10 से अधिक पहचान टोकन जमा करता है तो संप्रदाय भी सतर्क हो जाएगा। यही कारण है कि कई लोग इसके बजाय कई सबमिशन करते हैं। आखिरकार हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, रहस्य जो वे दूसरों से छिपाना चाहते हैं। जी हैयांग एक व्यवसायी था जिसके पास ईश्वर जैसी दूरदर्शिता थी।
जब उसने वांग बाओले की आकस्मिक पूछताछ सुनी तो उसे तुरंत अपने अनुमान हो गए। उसने वांग बाओले के साथ कई बार काम करने के बारे में सोचा और जो कुछ भी वह जानता था उसे उसके साथ साझा करने का फैसला किया। अंत में वह हंसा और वांग बाओले को पहचान चिन्हों के बदले गोलियां और समान मूल्य की अन्य वस्तुएं देने के विकल्प दिए। उसने वांग बाओले से कहा कि वह कभी भी ऐसा आदान प्रदान कर सकता है। ये सुनकर वांग बाओले ने अपनी जेड स्लिप नीचे रख दी। कुछ सोचने के बाद उसने यून पियाओजी से संपर्क किया। बाद वाले को लगा कि वह अभी भी वांग बाओले का एहसानमंद है। यही कारण है कि जब वांग बाओले सवाल पूछने आया तो उसने भी वही साझा किया जो जी हयांग ने वांग बाओले को बताया था। वांग बाओले ने आखिरकार अपना दिल शांत कर लिया। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गुफा के निवास से बाहर निकल गया। वह एक बार फिर विशाल विस्तार दाव पैलेस की ओर चला गया, मिशन स्टोन स्लैब की ओर, जहां वह युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान कर सकता था। जब वह पहुंचा तो वह जगह लोगों से भरी हुई थी। विशाल विस्तार दाव पैलेस ने अधिकतम गोपनीयता के लिए विनिमय क्षेत्र को डिजाइन किया था। जब तक किसी के पास कुछ निश्चित पहुंच अधिकार न हो तब तक ये पता लगाना मुश्किल होगा कि किसी और ने कितने युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान किया है। वांग बाओले ने कुछ देर तक इंतजार किया। जबकि कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, उसने 15 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पहचान टोकन को 1500 युद्ध क्रेडिट में बदल दिया। थोड़ी देर बाद उसने और 15 टोकन निकाले। उसे कुल 3000 युद्ध क्रेडिट मिले। उसने आगे नहीं बढ़ाया बल्कि चला गया। उसने जी हयांग से संपर्क करके उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने शेष टोकन, जिसमें एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का टोकन भी शामिल था, को बड़ी मात्रा में उपचार की गोलियों के लिए बदल दिया। इस सौदे में वांग बाओले को लगभग 2000 युद्ध क्रेडिट का खर्च आया। जी हयांग के लिए ये काफी बड़ा सौदा था। यही कारण था कि जी हयांग वांग बाओले के प्रति बेहद दोस्ताना था। उसने वांग बाओले को छूट भी दी। इस सौदे के बाद वांग बाओले के पास 10,000 से अधिक युद्ध क्रेडिट बचे थे। उसके पास अभी भी काफी कुछ सामान था जो उसने अभी तक नहीं बेचा था। उसके पास अपनी स्पिरिट बोट्स भी बिक्री के लिए थीं। यू पियाओजी ने उसे सूचित किया था कि वह एक सौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में था। वह जल्द ही परिणाम लेकर वापस आएगा। वांग बाओले ने अपनी गणना करने के बाद अपने पास मौजूद धन की मात्रा देखकर चौंक गया। मैं वास्तव में बिना जाने ही इतना धनी हो गया हूँ। वांग बाओले ने संतुष्टि के भाव से अपने पेट पर थपकी दी। उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। हालांकि उसका अभी तक कोई साधना तकनीक भेजने का इरादा नहीं था। उसने और अधिक धन इकट्ठा करने की योजना बनाई, फिर उन सभी को एक बार में भेज दिया। इससे संघ में प्रभाव पैदा होगा। जब वह वापस लौटा और संघ के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला तो ये प्रभाव उपयोगी और सुविधाजनक साबित होगा। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से तलवार के शरीर का दौरा करना होगा। अमीर बनने का यही एकमात्र तरीका है। वांग बाओले ने अपने निर्णय की पुष्टि की। उसने अपनी आवाज संचारण जेड पर्ची निकाली, अपने साथ यात्रा करने के लिए किसी को खोजने के इरादे से। वह जानता था कि अकेले वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा। केवल भरोसेमंद और विश्वसनीय दोस्तों के साथ मिलकर ही वह तलवार के शरीर के खतरनाक क्षेत्र में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। वांग बाओले को यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह किसको भरोसेमंद और विश्वसनीय मानता है। उसने तुरंत सबसे पहले झाओ यामिंग से संपर्क किया। झाओ यामिंग वांग बाओले से और भी दूर हो गई थी। हालांकि वह वांग बाओले के अथक उत्साह के सामने कुछ भी नहीं थी। वांग बाओले ने तलवार के शरीर में मिलने वाले अपार खजाने और पहाड़ की चोटी पर गुफा के निवास की अपनी खोज के बारे में उसे बताया। अपने शांत व्यक्तित्व के बावजूद ये सुनकर उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। एक मुख्य शिष्य का गुफा निवास जो पहले कभी नहीं खोदा गया है। झाओ यामिंग इस पर विश्वास नहीं करती अगर कोई और उसे यह बताता, लेकिन यह वांग बाओले था। एक पल के चिंतन के बाद उसने अपना मन बना लिया। वह उसके साथ एक पार्टी बनाने के लिए सहमत हो गई। हेक्स वास्तव में एक प्रकार का सरणी गठन है। सरणी निर्माण में झाओ यामिंग की प्रतिभा के साथ वह बहुत मदद कर पाएगी। मुझे अभी भी किसी की ज़रूरत है जो मेरी पीठ पर नज़र रखे। इस विचार पर वांग बाओले ने तुरंत झुओ युफान से संपर्क किया। भले ही झुओ युफान की साधना का स्तर पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वांग बाओले का मानना था कि किसी की साधना के स्तर की तुलना में विश्वसनीयता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। झुओ युफान ने आवाज़ संचार प्राप्त करने और वांग बाओले के प्रस्ताव को सुनने के बाद संकोच नहीं किया। वह तुरंत सहमत हो गया। वे एक समय पर सहमत हुए। कुछ सोचने के बाद वांग बाओले ने कोंग दाओ से भी संपर्क किया। दुर्भाग्य से वह उससे संपर्क करने में कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब था कि कोंग दाओ का स्थान क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट के संचार दायरे से बाहर था। उसका स्थान और वांग बाओले का स्थान बहुत दूर था। ठीक है, हम तीनों ही काफ़ी हैं। वांग बाओले ने अपनी जेड स्लिप एक तरफ रख दी। कुछ सोचने के बाद उसने झाओ यामिंग को 2000 बैटल क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए। यामिंग, हमें सरणी निर्माण की समस्या को हल करना है। पता लगाओ कि तुम्हें क्या चाहिए और आवश्यक तैयारी करो।
झाओ यामिंग ने युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने के बाद उसे खर्च करने में संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। वान बाओले ने झुओ युफान को कोई युद्ध क्रेडिट नहीं भेजा। इसके बजाय उसने कुछ गोलियां भेजी जो उसे मिली थीं। उसने झुओ युफान को गोलियों के गुणों के बारे में बताया, फिर ग्रीन फायर आइलैंड लौट आया। वहाँ वह उस दिन का इंतजार करने लगा जब वे इकट्ठे होंगे। समय बीतता गया, 5 दिन जल्दी ही बीत गए और तय की गई तारीख नज़दीक आ गई। उन 5 दिनों के दौरान वान बाओले ने अपनी साधना जारी रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शीर्ष रूप में रहे। उसने आने वाली यात्रा पर खर्च किए गए क्रेडिट की भी गणना की। 2000 क्रेडिट की गोलियां और झाओ यामिंग की तैयारियों के लिए 2000 क्रेडिट। टेलीपोर्टेशन के लिए 3000 युद्ध क्रेडिट की भी ज़रूरत है। इस यात्रा का खर्च 7000 क्रेडिट है। हालांकि यह इसके लायक है। आखिरकार एक मुख्य शिष्य की पहचान टोकन 20,000 क्रेडिट के बराबर होती है और हमने गुफा में अन्य वस्तुओं की गिनती नहीं की है। चलो बस उम्मीद करते हैं। पर्वत शिखर अभी भी वहीं है जहां वह था और दूर नहीं गया है। वान बाओले ने उत्सुकता से सोचा। वह इस अवधि के दौरान काफ़ी जानकारी खोज रहा था। वह जानता था कि तलवार के शरीर में प्रत्येक बदलाव 3 से 5 दिनों के अंतराल पर हो सकता है। संभावना थी कि यह महीनों बाद भी हो सकता है। चिंतित होने के बावजूद वान बाओले जानता था कि कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित होने का कोई मतलब नहीं है। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अगली सुबह झाओ यामिंग और झुओ युफान अलग अलग पहुंचे और ग्रीन फायर आइलैंड पर एकत्र हुए। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत इंद्रधनुष में बदल गए और निकटतम टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना की ओर दौड़ पड़े। वान बाओले को ठीक से पता था कि कहाँ जाना है। उसने अपनी गति बढ़ा दी। यात्रा के दौरान उसने झाओ यामिंग और झुओ युफान के साथ जो कुछ भी सामना किया था उसे साझा किया। जब उन्होंने उसके मुठभेड़ के बारे में सुना तो वे दोनों चिंतित हो गए। उन्हें वान बाओले के साहस और निर्लजता की गहरी समझ मिली। उन्हें तलवार के शरीर की भी अधिक समझ थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरी यात्रा के दौरान बातचीत जारी रही। टेलीपोर्टेशन के 5 दौर के बाद वे आखिरकार पहुंच गए, तलवार के हैंडल और तलवार के शरीर को अलग करने वाली सीमा पर। यही है, हम यहां से प्रवेश कर सकते हैं। पर्वत शिखर लगभग 1 दर्जन मील दूर है। आशा करते हैं कि कोई हमें यहां ना पाए और यह कि भूमि रूपांतरित होकर दूर न चली जाए, अन्यथा हमें इसे कहीं और खोजना होगा। वान बाओले ने धीमी आवाज में कहा जब वह दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाले रक्षात्मक अवरोध को देख रहा था। दूर से सीमा एक विशाल खड्ड की तरह दिख रही थी। ये दोनों छोर पर फैली हुई थी, क्षितिज में अंतहीन रूप से फैली हुई थी। रक्षात्मक अवरोध खड्ड के ऊपर खड़ा था और अवरोध के किसी भी बिंदु से कोई भी दूसरी तरफ प्रवेश कर सकता था। यही कारण था कि वान बाओले को इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई यह पता लगा सकता है कि वे तलवार के शरीर में प्रवेश कर गए हैं। क्या ये वह जगह है? झाओ यामिंग ने बाहर से रक्षात्मक अवरोध के अंदर की दुनिया को देखा। उसने एक गहरी सांस ली। वह जो देख रही थी उससे वह स्पष्ट रूप से चौंक गई थी। उसने वान बाओले को देखा। भले ही वह जानती थी कि वान बाओले की साधना उसकी और अन्य साधकों से बेहतर है, लेकिन उसका मानना था कि यह ऐसी जगह नहीं है जहां एक साधारण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सके। झुओ युफान के भी यही विचार थे। वह रक्षात्मक अवरोध के दूसरी तरफ जो कुछ भी देख रहा था उससे वह चौंक गया था। ये स्पष्ट था कि अवरोध के दोनों ओर जो कुछ भी था वह दुनिया से अलग था। पहली बार इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति चौंक जाएगा। वान बाओले उनके चौंकने को देखकर प्रसन्न थे, हालांकि वे अपना हाथ हिलाते हुए बेफिक्र दिखाई दिए। एक बार जब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे तो हम तलवार के शरीर में कदम रखेंगे। हम सूरज के अंदर होंगे। अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है और हर कोने में खतरा छिपा है। वहाँ जादू टोना और स्थानिक आंसू हैं, आग का सागर और तूफान हैं। इनमें से कोई भी हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों को नष्ट कर सकता है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप मेरे साथ रहेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। वान बाओले खांसी। ऐसा कहने के बावजूद वे हाई अलर्ट पर रहे। वे चोट लगने को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वे झाओ यामिंग या झुओ युफान में से किसी को भी अपनी निगरानी में मरने नहीं देंगे। बोलने के बाद वान बाओले ने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने और विस्तृत निर्देश देना जारी रखा, जब तक कि झाओ यामिंग और झुओ युफान दोनों ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से नहीं सुना और अत्यधिक सतर्क और चौकन्ने दिखने लगे। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और रक्षात्मक अवरोध को पार कर गया। ये झाओ यामिंग और झुओ युफान का वान बाओले के साथ पहला साहसिक कार्य नहीं था, इसलिए वे तेजी से और परिचितता के साथ उसका पीछा करते रहे। वे तीनों रक्षात्मक अवरोध को पार कर गए, जहां चिलचिलाती गर्मी की लहरें उनका स्वागत कर रही थीं। वान बाओले ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। झाओ यामिंग वर्तमान में पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था, जैसा कि झुओ युफान था।
हालांकि उनकी गति वान बाओले की तुलना में नहीं थी, लेकिन वान बाओले की ओर से कुछ समायोजन के साथ वे आसानी से तलवार के शरीर में प्रवेश करने और आग के समुद्र, तूफानों, साथ ही स्थानिक आंसुओं से बचने में कामयाब रहे। उनकी यात्रा में कोई खतरा नहीं था और वे तेजी से आगे बढ़े। जैसे जैसे वे भूमि पर दौड़ते गए, उन्होंने अग्निसागर में विस्फोट और भूमि में बदलाव देखा। वे अपनी मंजिल की ओर स्थिर रूप से बढ़े। ज़ुओ युफान अपने पूरे जीवन में कभी इतना सतर्क और सावधान नहीं रहा था। वह जानता था कि उसकी साधना का स्तर उतना ऊंचा नहीं था जितना वे सभी चाहते थे, लेकिन उसने वान बाओले पर भरोसा किया। इसके अलावा वह अपने दोस्तों के साथ किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार था, अगर उसे कोई खतरा होता। झाओ यामिंग पूरी यात्रा के दौरान चुप रही। हालांकि वह अपने दिमाग में संभावित रणनीतियों पर विचार कर रही थी। आसमान में पर्वत चोटियों और उन पर मौजूद हैक्स को देखने के बाद उसकी सांसें एक पल के लिए स्पष्ट रूप से रुक गईं। उसकी आंखों में रंग की चमक चमक उठी। वह अपने दिमाग में सरणी निर्माण में अपनी पूरी प्रतिभा को उजागर कर रही थी। बीच बीच में ब्रेक लेने और लंबा रास्ता तय करने के साथ उन्हें आखिरकार उस पर्वत शिखर पर पहुंचने में 1 घंटा लग गया जहां वान बाओले ने अपनी पहचान के टोकन हासिल किए। जब वान बाओले ने दूर से तिरछी पर्वत चोटी देखी तो उसने राहत की सांस ली। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं कोई परिवर्तन न हो जाए और पर्वत चोटी किसी दूसरी जगह पर न चली जाए। अगर ऐसा होता तो उसके द्वारा खर्च किए गए क्रेडिट बेकार हो जाते। यही है मेंग, हम सब अमीर बनने के लिए तुम पर भरोसा कर रहे हैं। मैंने इसमें कुछ 1000 बैटल क्रेडिट लगाए हैं। वान बाओले ने अपनी आंखों में प्रत्याशा के साथ झाओ यामिंग को देखा। झाओ यामिंग अपने मन में अपनी योजनाओं के बारे में सोच रही थी। वान बाओले की बात सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने उसे अनदेखा किया, कुछ कदम आगे बढ़ी और अपना दाहिना हाथ उठाया। वह बिना पलक झपकाए पर्वत चोटी को देखती रही और उसने हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बनानी शुरू कर दी। यिफान, तुम्हें क्यों लगता है कि झाओ यामिंग मुझसे दूर रह रहा है? क्या हम सब भाई नहीं हैं? वान बाओले ने आह भरी और झुओ यिफान से फुसफुसाया। बाओले, क्या तुम सच में नहीं जानते या तुम दिखावा कर रहे हो? झुओ यिफान अवाक रह गया। उसने वान बाओले के कंधे पर थपथपाया, फिर झाओ यामिंग की ओर चला गया। वह उसके बगल में पहरा दे रहा था। वान बाओले वहीं खड़ा था, पलकें झपका रहा था। उसकी आंखें झाओ यामिंग से आगे निकल गईं। फिर उसने अपने माथे पर थपकी दी। उसने झुंझलाहट में चुपके से आह भरी। ये सब ली वान एयर के बारे में है न? लेकिन मेंग, तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें अपने सच्चे भाई की तरह मानता हूँ। तुम सच में सोचते हो? वान बाओले खांसी। उसने अपने पेट पर थपथपाया। ये झाओ यामिंग की गलती नहीं थी, उसने चुपके से सोचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पूरे संघ में सबसे सुंदर व्यक्ति था। वह पूरे संघ में सबसे पतला था। वह पूरे संघ में सबसे बेहतरीन साधक भी था। वान बाओले ने यह सोचकर आह भरी। आत्मसंतुष्टि की भावना उसके भीतर भर गई, लेकिन ये थोड़े समय के लिए थी। झाओ यामिंग ने भौहें सिकुड़ी, फिर शांत भाव से कहा, फैटी, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई कठपुतली बची है? हैक्स का परीक्षण करने के लिए कुछ को छोड़ दो। मैं पूरी सक्रियण प्रक्रिया देखना चाहता हूँ। झाओ यामिंग की बात सुनकर वान बाओले ने लगभग हार मान ली। फैटी उसके लिए वर्जित शब्द था। वह घूरने ही वाला था कि झाओ यामिंग ने मुड़कर उसे एक तरफ से घूरा। उस समय उसने जो आभा बिखेरी, जो एहसास उसने दिया, वह लगभग वैसी ही थी जैसी मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर की थी जिसे वान बाओले याद करते थे। वान बाओले ने गहरी सांस ली। उसने चुपके से यह कहकर खुद को सांत्वना दी कि वह उसकी मां से नहीं डरता। वह ऐसा उनकी संगति के कारण कर रहा था। उसने अपना पेट बाहर निकाला और आगे बढ़ा। फिर उसने अपनी कठपुतलियों को बाहर निकाला और उन्हें फेंक दिया। वे पहाड़ की चोटी की ओर दौड़े और काली रोशनी तुरंत प्रकट हुई और उन्हें धूल में बदल दिया। ये दृश्य झुओ यिफान को डराने वाला था और झाओ यामिंग की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक जेड स्लिप निकाली जो विशेष रूप से सरणी संरचनाओं को दस्तावेज करने के लिए थी। उसने शिलालेखों पर स्याही लगाना शुरू कर दिया और एक सरणी संरचना तैयार की जो हैक्स को दूर कर देगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों के दौरान झाओ यामिंग ने शायद ही कभी सोया या आराम किया। वह थकी हुई और कमज़ोर दिखने लगी। झुओ यिफान और वान बाओले के पास आराम करने का भी समय नहीं था, क्योंकि वे पहरेदारी कर रहे थे और आसपास के माहौल पर नज़र रख रहे थे। सौभाग्य से उन्हें लंबे समय तक ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। झाओ यामिंग ने तीसरे दिन अचानक अपना सिर उठाया। सामान्य तौर पर हैक्स एक प्रकार का सरणी निर्माण होता है। हालांकि हैक्स के विभिन्न प्रकार होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह विशेष हैक्स एक बहुस्तरित, परस्पर जुड़ा हुआ सरणी निर्माण है। किसी भी बिंदु को ट्रिगर करने से पूरे सरणी निर्माण की पूरी शक्ति निकल जाएगी। हमारे पास 30 सांसों की सुरक्षा खिड़की है। ये कहने के बाद झाओ यामिंग ने वान बाओले की ओर देखा। यामिंग, यिफान, तुम दोनों मंडपों की ओर जाओगे।
मैं सबसे ऊपर गुफा निवास की ओर जाऊंगा। चलो 30 सांसों की अवधि के भीतर लौटने की पूरी कोशिश करते हैं। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत कहा। झुओ यीफान ने सिर हिलाया। झाओ यामिंग ने अपने हाथ में जेड स्लिप को फेंकने से पहले एक गहरी सांस ली। यह एक इंद्रधनुष में बदल गया जो पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ा। जैसे ही यह पास आया वही काली रोशनी दिखाई दी और जेड स्लिप की ओर बढ़ी, इसे नष्ट करने के इरादे से। जैसे ही काली रोशनी जेड स्लिप से टकराई, जेड स्लिप कांप उठी और फट गई। ये कई टुकड़ों में नहीं बिखरी बल्कि 9 भागों में बदल गई जो एक साथ पंक्तिबद्ध होकर काली रोशनी को घेरने लगे। ऐसा लगा कि यह एक पल की सील बन गई जिसने काली रोशनी को अपने भीतर कैद कर लिया। काली रोशनी हिंसक रूप से हिली लेकिन खुद को मुक्त नहीं कर पाए। जल्दी करो, चलो। जैसे ही झाओ यामिंग ने यह कहा, वह आगे बढ़ी और सरणी गठन की ओर दौड़ी। वांग बाओले तेज था। उसने झाओ यामिंग और झुओ यीफान को पकड़ लिया, गति बढ़ा दी और उन तीनों को हैक से पार करके सीधे पहाड़ पर ले आया। जैसे ही उन्होंने पहाड़ की चोटी पर पैर रखा, फंसी हुई काली रोशनी हिंसक रूप से कांपने लगी। ये प्रकाश की एक दर्जन काली किरणों में बदल गई जिसने जेड स्लिप के टूटे हुए टुकड़ों पर हमला किया, उन्हें कैद कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को सफलतापूर्वक मुक्त करने वाले थे। उनके हमला करते ही पूरा पहाड़ हिल गया। हैक से प्रतिशोध टेलीपोर्टेशन की शक्तियों को बुला रहा था। पहाड़ में कुछ अज्ञात ताकतें मौजूद थीं जो क्षेत्र को स्थानांतरित करने और टेलीपोर्ट करने का कारण बन रही थीं। जल्दी करो, झाओ यामिंग ने जल्दबाजी में कहा और एक अच्छी तरह से संरक्षित मंडप की ओर भागते हुए उड़ गया। झुओ यीफान ने भी उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया की, दूसरे मंडप की ओर भागते हुए। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद वांग बाओले ने अपने कदमों में बिल्कुल भी रुकावट नहीं डाली। वह चौड़े कदमों से आगे बढ़ा, हवा में छलांग लगाए और पहाड़ की चोटी पर गुफा के निवास में उतर गया। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है और उन्होंने इसे जल्दी से किया। झाओ यामिंग और झुओ यीफान ने जो कुछ भी लिया, उसका ऑडिट करने में कोई समय नहीं गंवाया। मंडप में प्रवेश करते ही उन्होंने जो कुछ भी देखा, उसे पकड़ लिया। वांग बाओले ने भी ऐसा ही किया। गुफा के निवास के पास पहुंचने पर उसने जो पहली चीज पकड़ी, वह बैंगनी रंग का पहचान चिन्ह था जो एक मुख्य शिष्य का था। उसके भक्षण बीज ने तब सक्रिय किया और टोकन उसके अत्यधिक चूषण के तहत उसकी ओर उड़ गया। लाश भी उसके साथ खींची गई, उसके भंडारण बैग में घुस गई। क्रियाओं की श्रृंखला पूरी करने के बाद उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह लाश के पीछे गुफा के निवास में घुस गया। गुफा का निवास अस्त व्यस्त था। सब कुछ खंडहर हो गया था और टूटे हुए पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। किसी भी चीज का विस्तार से निरीक्षण करना मुश्किल था, इसलिए वांग बाओले ने अपनी आस्तीन एक तरफ फेंक दी और सब कुछ ले लिया। वह जाने ही वाला था कि अचानक गुफा के निवास की दीवार पर एक हल्की चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। दीवार पर शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। जो लोग इस गुफा में प्रवेश करने में सफल होते हैं, उनका ऐसा करना भाग्य में लिखा होता है। विशाल विस्तार दाव महल के एक मुख्य शिष्य के रूप में मेरे लिए हमारे संप्रदाय पर आई विपत्ति के बाद जीवित रहना मुश्किल है। हमारी पीढ़ी के साधकों ने अपनी साधना के साथ ब्रह्मांड के नियमों की अवहेलना की। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हालांकि किसी की आत्मा नष्ट हो सकती है, लेकिन ब्रह्मांड के नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। मैं अपने जीवन का काम और रूनिक सैनिकों पर शोध उस व्यक्ति के लिए छोड़ रहा हूं जिसका भाग्य उसे यहां लाता है। जैसे ही शब्द प्रकट हुए, दीवार के अंदर से मंत्रोच्चार की एक श्रृंखला सुनाई दी। शब्दों में अपार शक्ति समाहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पर लिखे शब्द ब्रह्मांड के नियमों को निर्देशित कर रहे हों। इसने एक अनैच्छिक, तीव्र प्रत्याशा को प्रेरित किया, जैसे कि कोई अमूल्य विरासत प्राप्त करने वाला हो। इसने किसी को पास जाने के लिए मजबूर किया। वांग बाओले को प्रलोभन दिया गया। हालांकि जैसे ही वह पास जाने और करीब से देखने वाला था, उसके अंदर का डाककोर अचानक कांप उठा। यह एक अलार्म की तरह था जो वांग बाओले के सिर के अंदर गूंज उठा। वह रुक गया और अचानक उसे एक अस्पष्ट, अवर्णनीय खतरे का एहसास हुआ। ये सही नहीं है। ये समझ में आता है कि वह स्वाभाविक रूप से मर गया और अपने जीवन का काम यहीं छोड़ गया, लेकिन विशाल विस्तार दाव महल तब नष्ट हो गया जब कभी न खत्म होने वाले कबीले ने हमला किया। संप्रदाय के अधिकांश शिष्य कभी न खत्म होने वाले कबीले के साथ उस लड़ाई में मारे गए। अगर ऐसा है, तो क्या उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि अगर वह अपने जीवन का काम यहीं छोड़ देता है, तो वह कभी न खत्म होने वाले कबीले के हाथों में पड़ सकता है। वांग बाओले को यकीन नहीं था, लेकिन उसने संकोच नहीं किया और तुरंत पीछे हट गया। वह अच्छी तरह जानता था कि जब वह तलवार के शरीर में था, तो उसे लगातार हाई अलर्ट पर रहना था, जहां हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। जरा सा ध्यान भटकने से उसकी जान जा सकती थी। यही कारण था कि वह तुरंत गुफा के निवास से बाहर निकल आया और चिल्लाया। झाओ यामिंग और झुओ यीफान दौड़ते हुए आए। उनके पास बोलने का समय नहीं था। वे तुरंत जितनी जल्दी हो सके पहाड़ की चोटी से दूर भाग गए। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद से 20 सांसों की अवधि बीत चुकी थी। उनके जाने के लिए पर्याप्त समय था।
उनकी अचानक गति के साथ वे आकाश में अचानक इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। वे पहाड़ से दूर उड़ गए और षड्भुज क्षेत्र को छोड़ने वाले थे। पर्वत शिखर के बाहर का क्षेत्र आत्मिक ऊर्जाओं से भरा हुआ था, जो ये संकेत दे रहा था कि एक बदलाव होने वाला था। हैक्स से होने वाले प्रतिघात ने इस क्षेत्र के टेलीपोर्टेशन को तेज कर दिया था। भूमि फिर से बदलने वाली थी। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने आत्मिक ऊर्जा की लहरों को बाहर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया और टेलीपोर्टेशन की शुरुआत होने वाली थी। भागो, हम इसे कर सकते हैं, वांग बाओले ने दहाड़ लगाए। उसने अपनी पूरी साधना शुरू कर दी और इस जगह को छोड़ने वाला था। तभी अचानक उनके पीछे पर्वत शिखर से एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। जोरदार गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी और सभी दिशाओं में फैल गई। पर्वत शिखर के शीर्ष पर स्थित गुफा का निवास स्थान विकृत होने लगा। इसकी दीवारें रक्त और मांस में बदल गईं, धड़क रही थीं और स्पंदन कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि गुफा का निवास स्थान एक बड़े खुले मुंह में बदल गया था। खूनी मुंह से एक विशाल चूषण बल फूट पड़ा। इसने सब कुछ अपनी ओर खींच लिया। पहाड़ की चोटी पर बने मंडप ढहने लगे। वे टुकड़ों में टूट गए और सीधे अंदर समा गए। हैक्स को टुकड़ों में फाड़ दिया गया और मुंह के खुले हिस्से ने उसे निगल लिया। मुंह के दूसरी तरफ लगभग देखा जा सकता था। ये दीवार थी जिसे वांग बाओले ने समस्याग्रस्त पाया था। दीवार से पहले जो राजसी आभा निकलती थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अजीब पागलपन था। जिस व्यक्ति ने शब्दों की पंक्ति छोड़ी थी, वह क्रोधित रहा होगा। इसीलिए यहाँ एक अभिशाप छोड़ा गया था, जो किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने और निगलने के लिए तैयार था, जो अतिक्रमण करने की हिम्मत करता था। राजसीपन, कथित विरासत, एक झूठ था। यह एक जाल था। यह एक अतिक्रमणकारी के लिए एक घात था, जो गुफा को उसके अंतिम दफन स्थान में बदल देगा। उस पल में पूरा पर्वत शिखर लाल रंग का हो गया। अचानक हुए परिवर्तन ने तीनों को चिंता में डाल दिया। उनकी साधना चूषण शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी और जुओ विफान और झाओ यमिंग के मुंह से खून बहने लगा। वे अनजाने में पीछे की ओर लड़खड़ा गए। उनके शरीर के अंदर की आत्मा क्यूई चूषण शक्ति का सामना करने में असमर्थ लग रही थी। यह उनके शरीर से भाग गई, एक आध्यात्मिक धुंध में बदल गई जो गुफा निवास की ओर बढ़ रही थी। वांग बाओले कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था और अभी भी वापस लड़ सकता था। हालांकि वह उन्हें खुले मुंह की ओर और करीब खींचे जाने से रोकने में असमर्थ था। वह अनुमान लगा सकता था कि अगर उन्हें अंदर खींच लिया गया तो उनका क्या होगा। उस महत्वपूर्ण क्षण में वांग बाओले ने चिल्लाया और अपने अंदर के भक्षण करने वाले बीज की पूरी शक्ति को बाहर निकाल दिया। चूषण शक्ति के खिलाफ वापस लड़ते हुए उसने झाओ यामिंग और जुओ यिफान को पकड़ लिया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह केवल उनके भस्म होने की संभावना को टाल रहा था। भले ही वह झाओ यामिंग और जुओ यिफान की सहायता के लिए न भी आया होता, भले ही उसके पास उसका भक्षण करने वाला बीज होता, लेकिन चूषण शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह इससे बच नहीं पाता। वे महसूस कर सकते थे कि मौत उनके ऊपर मंडरा रही है और लगातार उनके करीब आ रही है। यह उनकी आंखों में घूर रही थी। बाओले, ये जगह किसी भी क्षण टेलीपोर्ट करने की शक्तियों से भरी हुई है। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके ज़ेड स्लिप्स पर हमला करो जिन्हें मैं बाहर फेंकूंगा। वे टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया को गति देंगे। परिणामी आत्मा ऊर्जा हमें चूषण शक्ति के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी। अगर मैं सही हूं तो टेलीपोर्टेशन होने के बाद अभिशाप की शक्ति और चूषण शक्ति गायब हो जाएगी। ये हमारे बचने का एकमात्र मौका है। यिफान, तुम भी ऐसा ही करो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे एक ही समय में फट जाएं। झाओ यामिंग बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह अपना आपा नहीं खो पाए। जैसे ही उसने जल्दी से बात की, उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से 100 से ज़्यादा ज़ेड स्लिप्स निकाली और उन्हें हवा में उछाल दिया। अगर यह कोई और समय और जगह होती तो शायद उसके पास उन सभी को एक साथ विस्फोट करने का कोई तरीका होता। हालांकि इस समय चूषण बल द्वारा उसकी साधना तेजी से समाप्त हो रही थी। अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को खोलना अब उसके लिए संभव नहीं था। ज़ेड स्लिप्स सभी रंगों में थीं। उनमें से प्रत्येक पर कई सरणी निर्माण शिलालेख अंकित थे। वे झाओ यामिंग के अपने सरणी निर्माण को निखारने के वर्षों का परिणाम थे। सरणी निर्माण में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और उसके प्राकृतिक रूप से अलौकिक होने का उत्पाद। वे सरणी निर्माण का नील थे। एक बार टूटने पर प्रत्येक एक सरणी निर्माण बना देगा। जब एक साथ परतदार होते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। यह उसका विशेष हमला था। वांग बाओले को पता था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जैसे ही झाओ यामिंग ने उन ज़ेड स्लिप्स को हवा में फेंका, उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि स्पिरिट क्यूई उसके शरीर से भागना जारी रखा और उसके लाइटनिंग कोर को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से बिजली के बोल्ट निकले और ज़ेड स्लिप्स की ओर दौड़ पड़े। उसी समय उसका डार्क कोर कांप उठा और बर्फीली डार्क फायर उछलकर बाहर की ओर बह गई और ज़ेड स्लिप्स पर हमला कर दिया। हालांकि सक्शन फोर्स बहुत मजबूत थी। भले ही झाओ यामिंग ने ज़ेड स्लिप्स को वांग बाओले की दिशा में फेंका था, लेकिन वह उन्हें बिखरने और सक्शन फोर्स द्वारा दूर खींचे जाने से नहीं रोक सकी। वे गुफा के निवास की ओर उड़ गए।
इसी तरह वान बाओले उन सभी को एक साथ इतनी मजबूत सक्शन फोर्स के साथ नहीं तोड़ सकता था। जैसे ही उनके बचने का एकमात्र मौका उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया, झुओ युफान की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों में पागलपन और गंभीर दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। उसके शरीर की नसें फैल गईं, जिससे उसका पूरा व्यक्तित्व एक भयानक रूप में बदल गया। वह चीखा और उसका माथा फट गया। उसके माथे से एक तीव्र दुष्ट आभा फूट पड़ी। यह एक रक्त रंग की रोशनी में बदल गई जो जेड स्लिप्स की ओर दौड़ी, जिसे वान बाओले चकनाचूर नहीं कर पाए। करीब से देखने पर रक्त रंग की रोशनी के अंदर एक रक्त रंग की उड़ती हुई तलवार दिखाई दे सकती थी। इससे एक भयानक आभा निकल रही थी जो बुराई से भरी हुई थी। यह युद्ध सैनिक था जो इस पूरे समय ज़ुओ युफान के शरीर के अंदर साधना कर रहा था। जैसे ही युद्ध सैनिक दिखाई दिया, ज़ुओ युफान के होठों से खून बहने लगा। उसकी पुतलियां पूरी तरह से अस्पष्ट हो गई थीं, केवल खून था। उसका शरीर कांप उठा, फिर उनकी आंखों के सामने ही सिकुड़ गया। युद्ध सैनिक वास्तव में शक्तिशाली था। एक बार मुक्त होने के बाद उसने वान बाओले के साथ मिलकर लगभग सभी जेड स्लिप्स को उड़ा दिया। अभी भी एक दर्जन जेड स्लिप्स पूरी तरह से बची हुई थीं। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो विस्फोटित हुए थे, उनसे एक साथ एक सरणी संरचना की शक्ति फूट पड़ी। यह एक बांध में छेद करने जैसा था जो बाढ़ को रोक रहा था। उनके आसपास का क्षेत्र बदलने लगा। भूमि कांपने लगी। टेलीपोर्टेशन होने का संकेत देने वाली आध्यात्मिक ऊर्जाएं तीव्र हो गईं, फिर अचानक फट गईं। आग का सागर गरज उठा और हवा में बहरे विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। एक अकल्पनीय शक्ति एक तूफान में बदल गई जो हवा में बह गई, हजारों मील तक फैल गई। यहां तक कि गुफा के निवास से आने वाली मजबूत चूषण शक्ति भी विकृत हो गई और आने वाली टेलीपोर्टेशन की भारी शक्तियों के तहत विकृत होने लगी। बाद वाले का सामना करने में असमर्थ, ये दबाव में चरमराने लगा और दहने के संकेत दिखाने लगा। तूफान पागलों की तरह घूम गया और भीतर से एक बहरा करने वाली गड़गड़ाहट हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर बढ़ीं। तूफान के भीतर पहाड़ की चोटी, गुफा का निवास और 1000 गज के भीतर पाया जाने वाला सब कुछ अचानक गायब हो गया। उनकी जगह पर आग के सागर में एक बहुत बड़ा, गहरा गड्ढा फिर से दिखाई दिया। ये जल्द ही आग के सागर से भर गया, जिससे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। जो कुछ बचा था वह आत्मा ऊर्जा के अवशेष थे जो संकेत देते थे कि टेलीपोर्टेशन हुआ था। ये चौंकाने वाला लग सकता है। हालांकि तलवार के शरीर पर इस तरह के परिवर्तन नियमित रूप से होते थे। हर कुछ दिनों में भूमि बदल जाती थी और फिर से प्रकट हो जाती थी। तलवार के शरीर पर कोई भी अपरिवर्तित क्षेत्र नहीं था। आग के सागर को छोड़कर सब कुछ निरंतर प्रवाह में था। ऐसे बदलावों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं थे। तलवार के हैंडल पर विशाल विस्तार दाव पैलेस ने काफ़ी समय पहले शोध किया था और पाया था कि इस तरह के टेलीपोर्टेशन किसी दिए गए क्षेत्र को दर्जनों मील दूर स्थानांतरित कर सकते हैं, या वे कहीं और स्थानांतरित हो सकते हैं और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देंगे। उनके अनुमानों के आधार पर जब किसी दिए गए क्षेत्र को टेलीपोर्ट किया जाता था तो वह तलवार के शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकता था। तलवार के शरीर के ऊपर का आसमान अलग अलग पैच की तरह था। आमतौर पर अलग अलग क्षेत्रों में आकाश अलग अलग होता था और यह सूर्य के विरुद्ध प्राचीन तलवार की प्रतिरोधक शक्ति का परिणाम था। अभी जिस क्षेत्र में तलवार का शरीर था वहां आसमान बिल्कुल काला था और केवल 3 दरारें थीं जो एक चमकदार और भयावह लाल चमक को प्रकट करती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के अंदरूनी हिस्से को उन अंतरालों से देखा जा सकता है। 3 लाल चमकें स्पष्ट रूप से आसपास के वातावरण को रोशन कर रही थीं, जिससे अंधेरे के बावजूद कोई भी आसपास के वातावरण को देख सकता था। यह एक विशाल क्षेत्र था और यह दुर्लभ था कि वहां आग का सागर, लावा और पहाड़ के ढीले या टूटे हुए टुकड़े न हों। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि वहां कुछ भी नहीं है और पूरा क्षेत्र शांत था। ऐसा लग रहा था कि शांति दसियों सालों तक चली थी। इस अत्यधिक शांति में हवा मौत की गंध से भर गई थी। ये तब तक था जब तक कि इस बेजान दुनिया में अचानक एक जोरदार धमाका नहीं हुआ। जैसे जैसे टेलीपोर्टेशन की चमक फैलती गई, आसपास के वातावरण की शून्यता विकृत हो गई। तुरंत 3 आकृतियां हवा से प्रकट हुईं, जो बहुत ही टूटी हुई थीं। ये वान बाओले की तिकड़ी थी, जो सभी अभी भी सदमे की स्थिति में थे। जिस क्षण वे प्रकट हुए, झुओ युफान और झाओ यामिंग अब शारीरिक रूप से इसे सहन नहीं कर सकते थे। उनके मुंह से खून बहने लगा और वे तुरंत बेहोश हो गए, इससे पहले कि वे अपने आसपास के वातावरण को करीब से देख पाते। उनकी साधना का स्तर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। इसके साथ ही इस तथ्य के साथ कि वे गुफा निवास के चूषण बल का विरोध करते समय गंभीर चोटों का सामना कर चुके थे, साथ ही टेलीपोर्टेशन ने उनके शरीर को टूटने के कगार पर ला दिया था। अब वे अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गए थे और गिर गए थे। हालांकि वान बाओले भी भारी सांस ले रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था, वह होश में था। साथ ही वह अभी भी युद्ध करने में सक्षम था।
इस प्रकार झाओ यामिंग और झुओ युफान के बेहोश होने के साथ वांग बाओले ने पहले ही हाथ की मुहरें बना ली थीं। तुरंत ही अनेक कठपुतलियां प्रकट हुईं और उस स्थान की रखवाली करने लगीं। गुफा निवास की दीवार पर लिखे शब्द एक बहुत बड़ा जाल थे। वांग बाओले का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से अपने आसपास की स्थिति पर नजर डाली। भले ही वह जगह की शांति और विशालता से हैरान था, लेकिन उसे लगा कि यह अभी सुरक्षित है। उसने ये याद करने की जहमत नहीं उठाई कि अभी क्या हुआ था। इसके बजाय उसने गोलियां निकाली और झुओ युफान और झाओ यामिंग के पास गया, उन्हें उनकी चोटों के इलाज में मदद करने के लिए गोलियां खिलाईं। फिर उसने अपनी टांगों को मोड़कर ध्यान करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और गोलियां लेने के बाद अपनी रिकवरी की गति बढ़ाई जा सके। इस तरह से एक अनिश्चित अवधि बीत गई। चूंकि यहाँ कोई ऐसी सरणी नहीं थी जो दिन और रात की नकल करती हो, इसलिए वांग बाओले के लिए समय बताना मुश्किल था। हालांकि उसके निर्णय के अनुसार लगभग 2 दिन बीत चुके थे। वह इन 2 दिनों में अपनी पूरी ताकत का लगभग 90% ठीक करने में कामयाब रहा था। झाओ यामिंग को भी एक दिन पहले होश आया और उसने बिना कुछ कहे तुरंत अपने पैरों को क्रॉस करके ध्यान करना शुरू कर दिया ताकि वांग बाओले की गोलियों की मदद से रिकवरी की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। झाओ यामिंग के लिए चीजें बेहतर थीं, जो अब तक 50% रिकवरी हासिल करने में कामयाब रही थी। हालांकि झुओ युफान, जिसे अधिक गंभीर चोटें लगी थीं और जिसका शरीर वांग बाओले की तरह मजबूत नहीं था और रिकवरी की शक्ति नहीं थी, अभी भी बेहोशी की हालत में था। उसका शरीर अभी भी कमजोर था और भले ही वह नहीं उठा, लेकिन उसकी सांस और चोटें स्थिर हो गई थीं। झुओ युफान की चोटों की जांच करने के बाद वांग बाओले ने राहत की सांस ली। हालांकि जब उसने अपने आसपास की ओर देखा तो वह भौंचक्का रह गया। उसकी आंखों में चिंता की गहरी झलक थी। मानो वांग बाओले की परेशानियों को महसूस करते हुए झाओ यामिंग ने अपनी ध्यान की अवस्था से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने आसपास की विशालता को देखा और उस जगह के अकेलेपन को महसूस किया। चेहरा पीला करके वह धीरे से बोली, हम यहाँ नहीं रह सकते। बाओले, जब से मैं जागी हूँ मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा पहले सभी प्रतिबंधों का पूर्वानुमान न लगा पाना मेरी गलती थी। अगर मैं उनका पूर्वानुमान लगा पाती तो हम। झाओ यामिंग की आवाज़ कमज़ोर थी और खुद के प्रति दोष से भरी हुई थी। उसे लगा कि यह सब उसकी अक्षमता का नतीजा था। अगर वह सरणी संरचनाओं के बारे में अपने ज्ञान में अधिक सक्षम होती तो शायद वे जीवन और मृत्यु के संकट से बच सकते थे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये गुफा निवास के मालिक द्वारा अपनी मृत्यु से पहले दिया गया श्राप होना चाहिए, जिसका उद्देश्य उसके सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ना था। हम बस बदकिस्मत थे। वांग बाओले ने झाओ यामिंग को सांत्वना देते हुए कड़वी हंसी हंसी और उसे गुफा निवास की दीवारों पर देखे गए शब्दों के बारे में बताना शुरू किया। वांग बाओले के शब्दों को सुनकर झाओ यामिंग सदमे में आ गई। हालांकि वह गुफा निवास में संकट से गुजर चुकी थी, फिर भी वह अब आश्चर्यचकित थी कि उसने वांग बाओले की बात सुनी। हालांकि वह कल्पना कर सकती थी कि अगर वांग बाओले प्रलोभन का विरोध करने में कामयाब नहीं होता और दीवार पर लिखी तथाकथित विरासत के करीब नहीं जाता, तो शायद वे तीनों भागने का मौका भी खो देते। आखिरकार वांग बाओले ने पत्थर की दीवार से बचकर पहाड़ों को छोड़ दिया था, लेकिन गुफा निवास में विस्फोट ने उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा दिया। यहाँ बहुत खतरनाक है, साथ ही हम बहुत कमजोर हैं। एक पल की चुप्पी के बाद झाओ यामिंग ने अपने आसपास की चीजों को निराशाजनक रूप से देखते हुए आह भरी। वांग बाओले भी चुप हो गया और अपराध बोध से भर गया। उसे लगा कि वह लापरवाह था, शायद उसके पिछले अनुभवों के परिणामस्वरूप। इससे उसे लगा कि खतरा कुछ ऐसा था जिसे वह संभाल सकता था। हालांकि वास्तविकता ने उसके चेहरे पर एक तमाचा मारा। वांग बाओले ने कुछ धीमी गहरी सांसें लीं और बेहद गंभीर हो गया। वह बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, झाओ यामिंग, जो आसपास के माहौल को देख रही थी, अचानक कांप उठी। उसकी सांसें लगभग तुरंत ही रुक गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत बोली, बाओले, वहां देखो, वहां कोई है। वांग बाओले ने उन शब्दों को सुनकर अपना सिर घुमाया। झाओ यामिंग जिस दिशा में इशारा कर रहा था, उस दिशा में देखा। वह चौंक गया। 1000 फीट दूर जिस क्षेत्र में वे दोनों देख रहे थे, वहां एक आकृति प्रकाश की मंद चमक में पैरों को क्रॉस करके ध्यान कर रही थी। ये देखा जा सकता था कि यह विशाल विस्तार दाव पैलेस से एक लबादा पहने हुए एक आदमी था। वह बिना किसी हरकत के आंखें बंद करके ध्यान करते हुए तीनों का सामना कर रहा था। वांग बाओले का दिल तेजी से धड़क रहा था और खतरे की प्रबल भावना ने उसे तनावग्रस्त कर दिया था। आखिरकार इतने दिनों में उसने आसपास की चीज़ों को अच्छी तरह से जांच लिया था और उसे यकीन था कि वहां कोई और नहीं था। हालांकि अभी बिना किसी आवाज़ या संकेत के एक आकृति दिखाई दी थी। ऐसा इसलिए खास था क्योंकि वह आकृति भावहीन थी और वांग बाओले को उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। इसके अलावा डार्क आर्ट का उपयोग करते समय भी उसे उसमें मृत्यु का कोई संकेत नहीं मिला। न मरा न जिंदा। सहज रूप से वांग बाओले की साधना सक्रिय हो गई।
अपना दाहिना हाथ घुमाते हुए उसकी हथेली में 7वीं श्रेणी की धार्मिक आयुध की उड़ती हुई तलवार दिखाई दी, जो भयंकरता से चमक रही थी। उसी समय उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गहरी आवाज में बोला, वरिष्ठ, हम तीनों यहाँ ठोकर खाकर गिर पड़े हैं। आपकी साधना में बाधा डालने के लिए कृपया हमें माफ करें। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। क्या वरिष्ठ हमें बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? जैसे ही वह बोल रहा था, वांग बावले बिना पलक झपकाए उस आकृति को देख रहा था। उसकी सतर्कता का स्तर अधिकतम हो गया था। हालांकि वांग बावले के शब्द पूरी तरह से बेकार थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। आकृति बिना किसी चेहरे के भाव के ध्यान करती रही और उसने अपनी आंखें नहीं खोली या नहीं हिली। वांग बावले ने भौहें सिकोड़ी। वह बोलना जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी आंख के कोने से कुछ महसूस हुआ। वह तुरंत मुड़ा और चौंक गया। उसके सामने वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके दाईं ओर लगभग 1000 फीट दूर मूल खालीपन अचानक एक ध्यान करने वाली आकृति से भर गया था। यह एक किशोर था, अभी से अलग व्यक्ति, लेकिन वे दोनों भावहीन थे। वे न तो मरे थे और न ही जीवित थे और इससे सब कुछ बेहद विचित्र लग रहा था। बावले, यहाँ और भी बहुत कुछ है। जैसे ही वांग बावले ने आश्चर्य में आनंद लिया, झाओ यामिंग ने अपना सरनी गठन खजाना निकाला। भले ही यह जगह विचित्र थी, झाओ यामिंग कोई साधारण महिला नहीं थी। गहरी सांस लेने के बाद उसने खुद को शांत किया और उसकी आंखों में धीरे धीरे शांति की झलक दिखाई दी। जैसे ही उसने बात की, वांग बावले ने भी अपने आसपास की ओर देखा और तुरंत देखा कि थोड़े समय में उनके चारों ओर सैकड़ों समान आकृतियां दिखाई दी थीं। वहां पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े थे। हर कोई भावहीन था, अपने पैरों को क्रॉस करके ध्यान कर रहा था। वे सभी तीनों का सामना कर रहे थे और वे सभी न तो मरे थे और न ही जीवित। इसने वांग बावले की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। उसने तुरंत अपने मन में लिटिल मिस्सी को बुलाया, उससे पूछना चाहता था कि वे किस क्षेत्र में हैं और सब कुछ इतना विचित्र क्यों लग रहा था। उसने जो भी आकृति देखी, उससे वांग बावले को लगा कि खतरा मंडरा रहा है। हालांकि लिटिल मिस्सी अभी भी हाइबरनेशन में थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वांग बावले चिंतित और असहाय हो गया। गंभीरता से उसने बेहोश जुओ युफान को अपनी पीठ पर उठाया और अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ झाओ यामिंग को देखा। यहाँ प्रतीक्षा करने के बजाय चलो शर्त लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हम यहाँ से भाग सकते हैं, झाओ यामिंग ने धीरे से कहा। अपने हाथों को बंद करते हुए सरनी गठन जेड स्लिप से एक चमक उभरी, जिसने पूरे परिवेश को कवर किया और सरनी गठन की सुरक्षात्मक शक्ति का निर्माण किया। वांग बावले ने अपना सिर हिलाया और झाओ यामिंग के साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ठीक उसी क्षण सैकड़ों ध्यान करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने शुरू में अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, अचानक एक साथ अपनी सभी आंखें खोल दीं। उनके पास पुतलियां या श्वेतपटल नहीं थे। उन सभी आकृतियों की आंखों में खालीपन था जिन्होंने अपनी आंखें खोली थीं। उनकी आंखें नहीं थीं, वे सिर्फ 2 खाली छेद थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास सिर्फ पलकें थीं। इसलिए जब उनकी आंखें बंद थीं तो वे सच्चाई नहीं देख सकते थे। हालांकि अभी जब उनकी आंखें खुली थीं तो आंखों के बिना सैकड़ों आकृतियां वांग बावले और झाओ यामिंग को डर से जम गई थीं। हालांकि उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वे वांग बावले और कंपनी को सीधे घूर सकते थे। इससे उन्हें बेहद अजीब लगा कि वे लगातार इन आंखों के बिना लोगों द्वारा घूरे जा रहे थे। इस तरह से स्थिति का वर्णन करना विरोधाभासी लग रहा था, लेकिन झाओ यामिंग और वांग बावले को बिल्कुल ऐसा ही लगा। धोखा। वांग बावले शांत हो गए और क्रोधित हो गए। हालांकि उसे लगा कि वे आकृतियां खतरनाक थीं। एक डार्क चाइल्ड के रूप में जिसके पास डार्क आर्ट था और जिसने डार्क कोर हासिल किया था, उसने डार्क ड्रीम में कई भूत आत्माओं को देखा था। अभी उसके सामने ये बेजान और अमर आकृतियां भी एक प्रकार की आत्मा थीं, जो वांग बावले के निर्णय पर आधारित थीं। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों से मुहरें बनाईं। तुरंत उसके शरीर में डार्क कोर कंपन करने लगा और उसके शरीर से एक ठंडी लहर निकली जो सभी दिशाओं में फैल गई, जबकि वांग बावले के शरीर से एक डार्क फायर जलने लगा। आग आसपास के इलाकों में फैल गई। जैसे ही वांग बावले ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सामने खड़ी एक आकृति को पकड़ लिया। यह आत्मा मार्गदर्शक हाथ था। झाओ यामिंग की आंखों में वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि वांग बावले के शरीर से अचानक निकली ठंडी और विचित्र आग के अलावा आग से एक और काला हाथ निकला था, जो उसके सामने क्रॉस लेग्ड आकृतियों में से एक को पकड़ रहा था। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और तुरंत ही आकृति के पास पहुंच गया, लेकिन उसने मुट्ठी भर खालीपन को जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो आकृति मौजूद थी, लेकिन फिर भी एक भ्रम थी। हाथ उसके बीच से गुजरा, लेकिन कुछ भी पकड़ नहीं पाया। यह कोई आत्मा नहीं है। इससे वांग बावले फिर से सदमे से कांप उठे। उसके पास अन्य चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह जुओ युफान को अपनी पीठ पर लेकर बाहर निकल गया। झाओ यामिंग ने भी संकोच नहीं किया और अपनी अधिकतम गति से उसके पीछे पीछे चली गई। सहज रूप से उन्होंने उन आकृतियों को चकमा दिया जो उनके सामने थीं।
हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि जैसे ही वे बाहर निकले, इस विशाल भूमि पर अधिक से अधिक ध्यान करने वाली आकृतियां दिखाई देने लगीं। पूरी स्थिति को देखते हुए शायद उनके चारों ओर हजारों आकृतियां थीं, जिससे संपर्क अपरिहार्य हो गया। हालांकि हर बार जब वे ध्यान करने वाली आकृतियों को छूते तो वे सीधे निकल जाती, ठीक उसी तरह जैसे आत्मा मार्गदर्शक हाथ। अगर बस इतना ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन ध्यान करने वाले आकृतियों ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक काला छेद था जो लगातार वान बाओले और कंपनी पर नजर रख रहा था। इस भावना ने किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हालांकि जैसे जैसे आकृतियां लगातार दिखाई देती रहीं और जैसे जैसे वान बाओले और झाओ यामिंग तेज गति से आगे बढ़ते गए, उन्होंने अंततः जमीन पर दौड़ने के बजाय हवा में छलांग लगाने का फैसला किया। हवा में ही वे हजारों मीटर आगे बढ़ते रहे। जब उन्होंने जमीन की ओर देखा तो आकृतियां एक असीम क्षेत्र को कवर कर रही थीं और सभी अपने सिर ऊपर उठाए भावशून्य रूप से वान बाओले और झाओ यामिंग को घूर रहे थे। जैसे जैसे आकृतियों की संख्या बढ़ती गई, खतरे का एहसास और भयावह विचित्र भावना भी मजबूत होती गई। वान बाओले और झाओ यामिंग ने एक दूसरे को देखा और पाया कि वे कितने गंभीर थे। फिर भी वे धीमे नहीं हुए, बल्कि आगे बढ़ते हुए गति बढ़ाते गए। यह विशेष रूप से वान बाओले के लिए था, जिन्होंने अंततः झाओ यामिंग को पकड़ लिया और अधिकतम गति से आगे बढ़े। हालांकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा था। वान बाओले ने अपनी सबसे तेज गति से दौड़ने के बावजूद कोई अंत नहीं देखा जा सका। इसके बजाय जमीन पर मौजूद आकृतियां अनगिनत हो गईं। उन्होंने अपना सिर उठाया और वान बाओले को देखा। उनके मूल रूप से भावहीन चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अनगिनत ध्यान करने वाली आकृतियों का दृश्य, जिनके चेहरे पर मुस्कान थी और जो बिना आंखों के उन्हें घूर रही थी, इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर बस इतना ही होता तो वान बाओले को डर लगता, लेकिन फिर भी वह दृढ़ निश्चयी रह सकता था। हालांकि बहुत जल्द एक और भी विचित्र बात हुई। वह विचित्र घटना झाओ यामिंग से शुरू हुई, जिसे वह अपने साथ खींच रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? झाओ यामिंग, जो रास्ते में चुप रही थी, अचानक बोलने लगी जब वे आगे बढ़ रहे थे। उसकी आवाज में संदेह की भावना थी। वान बाओले चौंक गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। झाओ यामिंग की आंखों से खून बह रहा था और उसी समय उसके चेहरे पर जमीन पर पड़ी उन आकृतियों जैसी ही मुस्कान दिखाई दी। वान बाओले को सबसे ज्यादा डर इस बात से नहीं लगा। वह डर से कांप उठा जब उसने देखा कि झाओ यामिंग के पीछे एक जुरीदार बूढ़ी औरत थी, जो झाओ यामिंग के कानों में बोलते हुए वहां बैठी थी। मानो वान बाओले की नज़र को भांपते हुए बूढ़ी औरत ने अपना सिर उठाया और उसे देखकर मुस्कुराए। हालांकि झाओ यामिंग को इसका कुछ भी एहसास नहीं हुआ। अपनी बेचैनी में वान बाओले हमला करना चाहता था, लेकिन उसी पल उसकी गर्दन से एक तरल पदार्थ बह निकला। ये झुओ यिफान का खून था, जिसे वह अपनी पीठ पर उठाए हुए था। झुओ यिफान की आंखों से खून बह रहा था और बेहोश झुओ यिफान बड़बड़ाने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? वान बाओले ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और झुओ यिफान को तुरंत नीचे रख दिया। जब उसने देखा तो उसका शरीर कांप उठा और वह सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया, झुओ यिफान के पीछे बैठी अधेड़ उम्र की महिला को घूरते हुए। झाओ यामिंग के पीछे बैठी बूढ़ी महिला की तरह वह भी झुओ यिफान के कानों में बोल रही थी। झाओ यामिंग, झुओ यिफान, उठो। वान बाओले चिंतित था, लेकिन जैसे ही वह उन दोनों की पीठ पर बैठे दो लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वह कुछ भी पकड़ नहीं पाया। उसके पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। उसने देखा कि उनकी आंखों से और खून बह रहा था और झाओ यामिंग की मुस्कान और भी डरावनी हो गई। धिक्कार है, ये कैसी जगह है? वान बाओले पागल होने वाला था और बेहद चिंतित था। उसने झुओ यिफान को पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन झुओ यिफान कठपुतली की तरह था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल एक चीज थी, उसकी भयानक मुस्कान, क्योंकि वह दिखाई देने वाली बढ़ती हुई आकृतियों के समान प्रतीत हो रहा था। वान बाओले के दिल में उदासी की एक दुर्लभ लहर दिखाई दी। उसने निराश होकर झुओ यिफान और झाओ यामिंग को देखा। उसका दिल अवर्णनीय पछतावे से भर गया। वह कुछ कदम पीछे हटते हुए दयनीय ढंग से मुस्कुराया। उसकी आंखों में निर्दयता की झलक दिखाई दी। उसने अपने शरीर में डार्क कोर को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और तुरंत डार्क फायर उसके शरीर से पागलपन की तरह फैल गया। वह आखिरी हुर्रे लगाने वाला था, लेकिन उस पल मूल रूप से अंधेरे आसमान में और भी गहरा पर्दा दिखाई दिया। उनकी तुलना में आसमान का मूल अंधेरा उतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि अभी अभी दिखाई देने वाली काली स्क्रीन दुनिया के असली अंधेरे का प्रतिनिधित्व करती थी। कोई भी अपनी आंखों से आसमान की सीमाएं देख सकता था। अंधेरी पर्दा एक पर्दे की तरह था, जिसने दरारों से छेद करने वाली 3 प्रकाश किरणों में से एक को तुरंत ढक लिया। उसके बाद जैसे ही दूसरी और तीसरी किरण ढकी गई, वान बाओले ने अचानक अपने कान के पास एक बड़बड़ाहट सुनी। मेरा नाम है। उस आवाज में एक अनोखी शक्ति थी। जब यह वान बाओले के कानों में घुसी तो वह कांप उठा और वह बेकाबू होकर बेहोश होने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन और दिल इस रहस्यमयी शक्ति से अभिभूत हो रहे थे, जिससे वह सहज रूप से धीरे से बोलने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? जब वांग बाओले ने बड़बड़ाया तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने जो अंधेरी आग अभी अभी छोड़ी थी वह धीरे धीरे बुझ रही थी। काले रंग की जमीन पर खड़े उसके बगल में जुओ युफान और झाओ यामिंग के अलावा उसके बगल में अनगिनत आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे के भाव फिर से बदल रहे थे और भले ही उनकी आंखें अभी भी एक ब्लैक होल थीं, लेकिन इससे ऐसा लग रहा था कि वे लालची हैं। उन्होंने वांग बाओले और कंपनी को घेर लिया, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस लालच में तीनों के पीछे के लोगों के प्रति सम्मानजनक भय भी था। यह विशेष रूप से तब था जब उन्होंने वांग बाओले के पीछे की आकृति की ओर देखा, जो अनजाने में प्रकट हुई थी। उस आकृति का न तो चेहरा था और न ही अंग। अधिक सटीक रूप से यह एक भयावह लाल कवच था। मेरा नाम थेयार कार्मर है। जैसे ही आकृतियां उसे घूर रही थीं और जैसे ही वांग बाओले की आवाज़ सुनाई दी, उसके कानों में एक अभिमानी गहरी आवाज़ आई। जैसे ही आवाज़ उभरी, आकाश में 3 प्रकाश किरणें पूरी तरह से अंधेरे पर्दे से ढक गईं। उस पल पूरे आकाश में सच्चा अंधेरा छा गया। घनघोर अंधकार में सन्नाटा भारी था। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी और वांग बाओले और कंपनी अंधेरे में डूबे हुए थे। केवल उनकी आंतरिक दुनिया रोशन थी। जब झाओ यामिंग को होश आया तो उसने यह नहीं देखा कि अब उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं था। उसकी शेष चेतना अग्निसागर के ब्रह्मांड में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। ब्रह्मांड में एक अनोखी आग थी। अग्निसागर ने एक अंतहीन क्षेत्र को कवर किया, ब्रह्मांड को जला दिया और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया। इस टूटने की प्रक्रिया में झाओ यामिंग, जो चकित होकर तैर रही थी, ने अचानक एक अज्ञात समय बीतने के बाद अग्निसागर की गहराई में एक पेड़ देखा। यह एक बहुत ही विशालकाय पेड़ था जो ग्रह से भी बड़ा था। झाओ यामिंग, जो हमेशा एक शांत व्यक्ति थी, जब उसने पेड़ को देखा तो वह बहुत हैरान रह गई। ग्रह भले ही खिलौनों जैसे थे, लेकिन पेड़ पर अनगिनत चेहरे घनी तरह से छाए हुए थे। वे लोगों, जानवरों और अन्य दुर्लभ और विचित्र जीवों के चेहरे थे। उनमें से खरबों थे, एक ऐसी संख्या जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, और उनमें से हर एक धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। हर बार जब वे बड़बड़ाते थे तो पेड़ के भीतर से तेज गति से प्रकाश की एक किरण निकलती हुई दिखाई देती थी, जो चेहरों के साथ मिल जाती थी। प्रकाश की किरण ने चेहरों को रोशन कर दिया और साथ ही ऐसा लग रहा था कि यह उन्हें एक रहस्यमयी शक्ति दे रही है। झाओ यामिंग ने देखा कि विशाल पेड़ और चेहरों के अलावा प्रकाश की कई धाराएं थीं जो उन चेहरों के बीच लगातार बुनती हुई अंतहीन थीं। इससे झाओ यामिंग को जाने का ख्याल भूल गया। वह वहीं खड़ी रही, अपने सामने विशाल पेड़ को घूरती रही जब तक कि बड़े पेड़ से एक शांतिपूर्ण लेकिन आधिकारिक आवाज़ उसकी चेतना में गूंज नहीं उठी। नए उत्तराधिकारी, ये तथ्य कि तुम यहाँ हो तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। इसलिए मैं आपके संप्रदाय के बड़े व्यक्ति के साथ हुए समझौते का पालन करूंगा और आपको एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। अब क्या आप मेरी विरासत स्वीकार करते हैं और उन 100 निजी शिष्यों में से एक बन जाते हैं जो मेरे खरबों अन्य शिष्यों से ऊपर हैं? झाओ यामिंग की चेतना हिल गई। मानो आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उसने ब्रह्मांड में प्राचीन वृक्ष की ओर सिर झुकाया। हाँ, ये शिष्य तैयार है। जैसे ही झाओ यामिंग की आवाज़ सुनी गई, प्राचीन वृक्ष से तुरंत प्रकाश की एक किरण निकली जो उसके ग्लैबेला में समाहित हो गई। झाओ यामिंग कांप उठी और उसका चेहरा, उसकी आंखें बंद किए हुए, प्राचीन वृक्ष पर कई अन्य चेहरों के बीच दिखाई दिया। हालांकि उसके चेहरे की स्थिति ऊपर थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्थिति अलग थी। बहुत समय बीत गया। झाओ यामिंग ने अपनी आंखें खोलीं और ब्रह्मांड को देखा और अचानक बोल पड़ी, गुरु, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है? किसी ने मुझे एक बार बुलाया था, आपदा आकाश। आपदा आकाश, ये नाम एक रहस्यमयी शक्ति को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह ब्रह्मांड में गूंजता है, जिससे आग का सागर फट जाता है और अधिक आकाशगंगाएं जल जाती हैं। साथ ही ये झाओ यामिंग के दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। साथ ही जुओ युफान की आंतरिक दुनिया में चीजें झाओ यामिंग से अलग थीं। उसके सामने कोई आग का सागर या विशाल पेड़ नहीं था, केवल एक आर्मामेंट टुमुलस था। एक असीम विशाल सैन्य मकबरा जमीन पर अनगिनत आर्मामेंट आइटम से भरा हुआ था। आर्मामेंट आइटम में पूरे ब्रह्मांड में सभ्यता की सभी वस्तुएं शामिल थीं और उनमें से इतनी सारी थीं कि जुओ युफान ने पहले कभी नहीं देखी थीं। कई आर्मामेंट आइटम आसमान में तैर रहे थे और यहाँ तक कि आकाश भी एक विशाल सैन्य ड्रम से बना था। अपने सामने आर्मामेंट टुमुलस को देखते हुए जुओ युफान चकित होकर आगे की ओर तैर गया। उसने किसी भी हथियार की ओर नहीं देखा और इसके बजाय लगातार आगे की ओर तैरता रहा और उसके कानों में लहरों में बुदबुदाहट की आवाज़ गूंजती रही। एक अज्ञात समय के बाद और एक अज्ञात दूरी तक तैरने के बाद वह रुक गया। उसके सामने एक तलवार का पहाड़ था। पहाड़ की चोटी पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। वह एक पुरुष की तरह थी, अपनी टांगें चौड़ी करके बैठी थी। उसने एक हाथ से अपनी ठुड्डी पकड़ी हुई थी और अपनी आंखों में एक भयावह भाव लिए हुए थी, जबकि वह जुओ युफान को तिरस्कार से देख रही थी।
अगर यह अतीत का समय होता तो मैं तुम पर एक नज़र भी नहीं डालती, एक जन्म पश्चात सैनिक। मैं बस मुट्ठी भर से सैनिकों को पकड़ सकती थी, लेकिन अभी भूल जाओ, एक कमज़ोर सैनिक अभी भी एक सैनिक है। दोस्त, मैं गिर सकता हूँ, लेकिन मरने से पहले मैंने तुम्हारे संप्रदाय से एक वादा किया था, और अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मैं उस वादे को पूरा करने के लिए तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर रही हूँ। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। नमस्कार गुरु। कुछ पल के लिए अचंभित होने के बाद झुओ युफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुट्ठी बांधकर उसका अभिवादन किया। झुओ युफान और झाओ यामिंग के लिए जो कुछ भी हुआ वह विचित्र था। वास्तव में यह विरासत का एक अनूठा रूप था, जहां ब्रह्मांड के पुनर्जन्म चक्रों में कुलीनों की अनगिनत पीढ़ियों के निशान उनकी आंतरिक दुनिया में प्रक्षेपित किए गए थे। एक हद तक उनकी आंतरिक दुनिया में छवि साधक की अवचेतना या उनके सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। झाओ यामिंग के मामले में उसकी आंतरिक दुनिया आग का सागर थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका व्यक्तित्व निर्दयी था। इसके बजाय अपने शांत बाहरी आवरण के नीचे वह सख्त और दृढ़ थी और आसानी से हार नहीं मानती थी। हालांकि एक हद तक उसके अवचेतन में विनाश का संकेत था। अधिक सटीक रूप से वह एक ऐसी महिला थी जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। एक बार उकसाए जाने पर वह बदला लेना चाहती थी और आग के समुद्र की तरह पूरी ताकत से बाहर निकलती और सब कुछ जला देती। दूसरी ओर ज़ुओ युफान के पास एक आंतरिक दुनिया थी जिसमें एक आर्मामेंट टुमुलस शामिल था। इसका मतलब था कि निराशावाद ने उसकी आंतरिक दुनिया को भर दिया था। वह सैनिक था, जबकि टुमुलस उसकी दफन भूमि का प्रतिनिधित्व करता था। विभिन्न आंतरिक दुनिया विरासत के विभिन्न अनुमानित रूपों को आकर्षित करेगी। हालांकि अतीत में विशाल विस्तार दाव महल के लिए चीजें ऐसी ही थीं। आखिरकार उस समय कई लोगों को चुनौती दी गई थी। कई असफलताओं और मौतों के बावजूद अभी भी ऐसे लोगों की एक अंतहीन धारा थी जो चुनौती लेने आए थे। अभी बहुत कम मछलियों का पीछा करने वाली बहुत सारी नावें थीं और स्थिति बदल गई थी। मूल रूप से यह विशाल विस्तार दाव महल की परंपरा थी और इसे वान बाओले और कंपनी के लिए एक आशीर्वाद माना जा सकता था। हालांकि वे उस समूह से संबंधित थे जिन्हें चुना जा रहा था और उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वे अदृश्य आकृतियां वास्तव में प्रक्षेपण भी थीं। उनमें से अधिकांश पूर्व विशाल विस्तार दाव महल के शिष्यों की छवियां थीं, जिन्हें चुनौती से असफल होने और मरने के बाद अपनी इच्छा के विरुद्ध वहां रहने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरी ओर उनमें से कुछ पर अद्वितीय विरासत के निशान अंकित थे, और यही कारण था कि आत्मा मार्गदर्शक हाथ उन्हें पकड़ नहीं सका। वान बाओले भी अभी विरासत प्राप्त करने की प्रक्रिया में था, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया बेहद विचित्र थी। यह एक रंगीन दुनिया थी जिसमें कई अलग अलग क्षेत्र शामिल थे। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले मोटे लोगों से भरी दुनिया देखी। दुनिया विशाल थी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों मोटे लोग थे। यादृच्छिक रूप से चुने गए उनमें से कोई भी वान बाओले से काफी मोटा था। अगर उसका भौतिक शरीर उनके बीच मौजूद होता तो वह असामान्य रूप से पतला और सुंदर लगता। क्या ये स्वर्ग है? अपने आसपास को करीब से देखने के बाद उसे अपने दिल में कंपन महसूस हुआ। वह आगे बढ़ने से पहले काफी देर तक अचंभित रहा। रास्ते में वान बाओले ने अपने सपनों का स्वर्ग देखा। लंबे समय के बाद जब वह इस दुनिया की सीमाओं पर पहुंचा तो उसने एक परिचित ब्रह्मांड, एक परिचित ग्रह और एक परिचित लोन बोर्ड, ब्लैक रोब और लालटेन ओह के साथ एक और दुनिया देखी। यह उसकी यादों से डार्क सेक्ट था। ब्रह्मांड में प्रत्येक तारे से भयावह आभा की लहरें निकल रही थीं। यह विशेष रूप से डार्क सेक्ट के मुख्य तारे पर था, जहां आभा अधिक मजबूत थी, जैसे कि वान बाओले अपने गुरु की आभा को महसूस कर सकता था। वह तेज गति से वहां तैरता रहा, जबकि उसका दिल लड़खड़ा रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वह पास नहीं जा सका। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड के साथ डार्क सेक्ट के मुख्य तारे तक का रास्ता अंतहीन रूप से विस्तारित हो गया हो। लंबे समय के बाद वान बाओले ने धीरे से आह भरी, अपनी दिशाएं बदलीं और तीसरी दुनिया में पहुंचने से पहले डार्क सेक्ट की दुनिया को छोड़ दिया। तीसरी दुनिया बहुत शांत थी, जिसमें एक स्क्रॉल खुला हुआ था और एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था। स्क्रॉल के कैनवास पर एक बच्ची को खींचा गया था, जो बेहद प्यारी और विचित्र लग रही थी। उसने अपने बगल में बैठे एक सफ़ेद बालों वाले पुरुष की ओर अपनी बाहें फैला दीं, मानो उसे डैडी कहकर संबोधित कर रही हो और उससे गले मिलने के लिए कह रही हो। जब उसने बच्ची को देखा तो वान बाओले का पहला विचार ये था कि वह लिटिल मिस्सी थी। सफ़ेद शर्ट वाले पुरुष के लिए वान बाओले ने केवल एक बार देखा जब उसका दिमाग शोरगुल से और लगातार गतिविधि से गूंज उठा। दाव सूत्र उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। इससे वान बाओले को बिना किसी कारण के आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से तैरता हुआ चला गया और जल्द ही वह चौथी दुनिया में पहुंच गया, जो काफी हद तक तीसरी दुनिया के समान थी, केवल छोटी थी। ये सब शांत था, केवल एक मूर्ति थी जिसके 3 सिर और 6 अंक थे। भयावह आभा की लहरें उससे निकल रही थीं और वहां एक नीला मच्छर गुस्से से वान बाओले को घूर रहा था। कभी न खत्म होने वाला कबीला।
वांग बाओले अचंभित रह गया और सहज रूप से दूर चला गया। वह जल्द ही 5वीं दुनिया में पहुंच गया। उस दुनिया में एक विशाल हृदय था। हृदय ने बहुत पहले ही धड़कना बंद कर दिया था, लेकिन मृत्यु का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय हृदय के भीतर से एक चूषण बल निकला जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकता था। ये है एक भक्षण करने वाला बीज। वांग बाओले कुछ हद तक चकित था, क्योंकि वह अपने सामने विशाल हृदय को अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। भले ही इस स्थान पर तुलना के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं थी, लेकिन वांग बाओले को लगा कि यह हृदय पृथ्वी के आधे हिस्से के आकार का था। अपने सामने इतने बड़े अंक को देखकर वांग बाओले अविश्वास से भर गया और उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि यह उसका अपना भक्षण करने वाला बीज है। अधिक सटीक रूप से हृदय से भी ऐसी ही आभा आ रही थी जैसा कि भक्षण करने वाले बीज से आती है। मैं पृथ्वी पर कहाँ हूँ? क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ? इतनी सारी दुनियाएं हैं और उनमें वह सब कुछ है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। वांग बाओले लंबे समय तक धुंधलेपन में था और उसने महसूस किया कि हृदय के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। लंबे समय तक खोज करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई छठी दुनिया नहीं है, उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए 5वीं दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि लंबे समय के बाद वह एक भी नहीं ढूंढ पाया। समय बीतता गया और वांग बाओले यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि उसने कितना समय बिताया था। जब वह मोटी महिलाओं के साथ दुनिया में लौटा तो उसने आखिरकार कुछ अलग देखा। वहां एक आकृति थी जो आकाश से, ब्रह्मांड से और विशाल शून्यता से आ रही थी। वह आकृति लंबी और मजबूत थी और शुरू में क्षणभंगुर थी। हालांकि जैसे जैसे वह आसमान से नजदीक आता गया, उसका शरीर साफ होता गया। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके सिर पर काले रंग के बाल हवा में उड़ रहे थे। वह बहुत सुंदर था और साथ ही वह विशेष रूप से तीक्ष्ण और कठोर दिख रहा था, जिससे वह बेहद अधिकारपूर्ण लग रहा था। जैसे ही उसने आकृति देखी, वांग बाओले की चेतना हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सूरज के सामने एक छोटी सी आग हो। शक्ति के मामले में विशाल अंतर ने वांग बाओले को महसूस कराया कि उस आदमी को उसे नष्ट करने के लिए केवल उस पर फूंक मारने की जरूरत है। इससे वह बुरी तरह चौंक गया, खासकर जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग बाओले की ओर अपनी तीखी नज़र घुमाई। फिर उसने मोटे लोगों की दुनिया को देखा और भौहें सिकोड़ लीं, जाहिर तौर पर कुछ हद तक नाखुश। तुम्हारी आंतरिक दुनिया बहुत अजीब जगह है। तुम्हें डी ग्रेड देना मेरी ओर से दयालुता है। अगर मैं इंतजार करते करते अधीर नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हारे जैसे डी ग्रेड कचरे को नहीं चुनता। वांग बाओले पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने ये वाक्य सुना तो उन्होंने पलकें झपकाईं और मन ही मन कोसते हुए कहा। हालांकि ऊपरी तौर पर उन्होंने अभी भी असमंजस की मुद्रा बनाए रखी, क्योंकि उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। अच्छी तरह से देखो, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाक भान सिकोड़ी और भौहें सिकोड़ते हुए और अधीर स्वर में उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। तुरंत उसके दाहिने हाथ से रक्त के रंग की चमक निकली और इतनी चमकदार और चकाचौंध करने वाली कि ऐसा लग रहा था कि यह पूरी दुनिया को लाल रंग में रंग सकती है। दूर से देखने पर उसका दाहिना हाथ खूनी सूरज में बदल गया था। जैसे ही सूरज की रक्त के रंग की चमक चमकी, उसके भीतर से एक सफ़ेद कवच का रूपांतरण हुआ जिसने सीधे आदमी के दाहिने हाथ को ढंक दिया। यह उसकी बांह तक फैल गया, जब तक कि यह उसकी छाती, कमर और उसके दूसरे हाथ को ढंक नहीं गया। बस इतना ही नहीं था, फैलाव जारी रहा, अंततः उसके दोनों पैरों और यहाँ तक कि उसके सिर को भी ढक लिया। आखिरकार एक प्रभावशाली आकृति जो युद्ध के देवता की तरह दिख रही थी, वांग बाओले की आंखों के सामने प्रकट हुई। उसके पूरे शरीर को ढंकने वाला कवच अनगिनत रक्त वाहिकाओं से भरा हुआ था जो धड़क रही थीं। ये बेहद भयावह लग रहा था और एक ऐसी शक्ति जो आकाश को कुचलने और ब्रह्मांड को दबाने में सक्षम लग रही थी, उसके शरीर से मुक्त हो गई थी। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरी दुनिया को धुंधला कर दिया और आकाश और पृथ्वी को रंगहीन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का प्रभारी था। एक दबंग शक्ति विस्फोट हो गई और ठीक उसी समय जब उसने अपनी मुठ्ठियां पकड़ी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बेतरतीब ढंग से मुक्का मारा। तुरंत वांग बाओले की मोटी महिलाओं की दुनिया ढह गई। सभी इमारतें और अस्तित्व के सभी रूप पलक झपकते ही राख में बदल गए। यहाँ तक कि वह जिस दुनिया में था वह भी तुरंत तबाह हो गई, एक ब्लैक होल बन गया। वांग बाओले सदमे से जकड़ा हुआ था जब उसने बेहद दबंग आकृति को देखा और फिर उस ब्लैक होल को देखा जो उसकी मोटी महिलाओं की दुनिया से बना था। हालांकि केवल उसकी चेतना बची थी, फिर भी वह सुन्न महसूस कर रहा था। वरिष्ठ, चुप रहो, वह दबंग व्यक्ति अहंकार से बोला, अपना दाहिना हाथ उठाकर वांग बाओले की ओर इशारा किया। अगर मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा तो तुम एक भी शब्द मत बोलना। अगर मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता तो मैं तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति को नहीं चुनता। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रारंभिक विरासत सौंपूंगा जिसका नाम है अस्थि कवच। यह विरासत थियार्क कवच का पहला भाग है। अगर तुम बाद के भाग प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पर्याप्त भेंट चढ़ानी होगी।
हालांकि तुम्हारी डी ग्रेड क्षमताओं के साथ विरासत के पहले भाग को सफलतापूर्वक विकसित करना एक चमत्कार होगा। बकवास। वह दबंग व्यक्ति अपने स्वर में तिरस्कारपूर्ण और अधीर था। स्पष्ट रूप से उसके लिए उसके पास सालों पहले विशाल विस्तार दाव महल के पूर्वजों के साथ किए गए वादे के कारण विरासत को जारी रखने और आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वर्षों से उसने वास्तव में अपनी विरासत का कुछ हिस्सा दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने जो सबसे अधिक दिया वह विरासत का प्रारंभिक भाग था, जैसा कि उसने अभी किया। हालांकि उसने सभी बुद्धिमान प्राणियों को डी ग्रेड कचरा माना। विरासत के बाद के हिस्सों के लिए साधक को भेंट चढ़ाने की आवश्यकता थी। अगर वह अच्छे मूड में होता तो वह अधिक देता, लेकिन चाहे उसका मूड कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह विरासत के बाद के हिस्सों को पूरी तरह से नहीं देता। साथ ही उसने वान बाओले के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह हमेशा दूसरों के साथ करता था। वास्तव में वर्षों से विशाल विस्तार दाव महल के कुलीन शिष्यों को भी उसके द्वारा चुने जाने के बाद सबसे पहले अपमानित किया गया था। यह उसकी दुष्टता का प्रदर्शन था और उसके लिए विशाल विस्तार दाव महल के प्रति अपने असंतोष को व्यक्त करने का एक तरीका भी था। अतीत के विशाल विस्तार दाव महल के सभी शिष्य इस बारे में जानते थे, इसलिए वे उससे मिलने के बाद चुप रहे और उसे उकसाया नहीं। हालांकि वान बाओले को इसके बारे में पता नहीं था। अभी वह बेहद नाखुश महसूस कर रहा था, लेकिन वह समझ गया था कि वह आदमी कितना शक्तिशाली था और वह उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि अगर वह इसे यहीं छोड़ देता तो वह सहज महसूस नहीं कर पाता। इसलिए मुट्ठी बांधकर और सिर झुकाकर उसका अभिवादन करने के बाद वह सम्मानपूर्वक बोला, वरिष्ठ, यहाँ जूनियर के दिमाग में सिर्फ एक दुनिया नहीं है, और भी दुनियाएं हैं। क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? दबंग व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। तुरंत एक शक्तिशाली बल और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पीछे हटते समय वान बाओले की चेतना कांप उठी। ऐसा लगा जैसे वह किसी तूफान में बह गया हो और लगभग टूट गया हो। वह व्यावहारिक लेकिन हत्या करने के उग्र इरादे से सहा और फिर से कुछ बोले बिना अपना सिर झुका लिया। दुखी दबंग आकृति हवा में खड़ी थी और ठंडी निगाहों से वान बाओले को देख रही थी और कृपालुता से हंस रही थी। तो क्या हुआ अगर यह सिर्फ एक आंतरिक दुनिया नहीं है? अगर तुम दुखी हो तो मैं उन्हें एक एक करके नष्ट कर दूंगा। दबंग आकृति घमंडी थी। उसने अपनी निगाहें अपने आसपास की ओर घुमाईं और कुछ अवलोकन करने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और शून्य में चीर दिया। ये दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है, होह, इसे खोलो। जैसे ही उसने चिल्लाया, दबंग आकृति मुड़ी और शून्य को चीर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। अंतराल के भीतर वान बाओले की दूसरी आंतरिक दुनिया डार्क सेक्ट कॉस्मोस थी। कचरा, ध्यान से देखो, इस दुनिया को नष्ट करने के लिए सिर्फ हम। दबंग आकृति ने घमंड से अपना मुंह खोला और मुक्का मारने ही वाला था कि अचानक डार्क सेक्ट दुनिया से दसियों भयावह आभाएं उभरीं। उनमें से एक ने दबंग आकृति को लड़खड़ाते हुए और उसकी आंखें चौड़ी करते हुए बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने चौंककर प्रतिक्रिया की, उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाकर गैप को ठीक किया, फिर वान बाओले को फिर से देखा। वह था, ओह, वह मेरा गुरु है। ओह ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई भी है। मेरे गुरु कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वान बाओले ने शांति से बात की। जैसे ही उसने बात की, दबंग आकृति हवा में ही चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने नाक से कुड़ी, पंत, तुम दिलचस्प हो। तुम झूठ को ऐसे बोलते हो जैसे कि वह सच हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर और कौन सी दुनियाएं हैं। स्पष्ट रूप से दबंग आकृति शर्मिंदा थी और कुछ हद तक सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए डार्क सेक्ट की दुनिया की दिशा से बचते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और दूसरी दिशा में पकड़ लिया और एक और प्रवेश द्वार खोल दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ करता, उद्घाटन से एक नीली चमक निकली। कभी न खत्म होने वाले कबीले की आभा को महसूस किया जा सकता था, जैसे कि वह सब कुछ निगलने वाली थी। लानत है। दबंग आकृति की पलक बेतहाशा फड़कने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से आंसू को ठीक किया। उसका दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था। उसने तेज सांसों के साथ वांग बाओले को देखा। बोलने से पहले ही वांग बाओले हंस पड़ा। यह एक छोटा खिलौना है जिसे मैंने कई साल पहले पकड़ा था। अगर मैं इसे यहाँ फिर से नहीं देखता तो मैं इसके बारे में भूल जाता। दबंग आकृति एक बार फिर चुप हो गई। इस बार चुप्पी काफी लंबे समय तक चली। लगातार 2 घटनाओं ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया और उसे लगा कि वांग बाओले रहस्यमय और अप्रत्याशित था। इस भावना ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। उसने सोचा कि इस आदमी के साथ कुछ भयावह है, लेकिन अनुमान लगाया कि बस इतना ही था। वह अभी भी इसे सहन कर सकता था। इसलिए उसने खर्राटे लिए और शर्मिंदगी को अनदेखा करने का नाटक किया, फिर से बोलने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वांग बाओले की आंखों में एक चमक दिखाई दी। वरिष्ठ, आपको सब कुछ खोलने की परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो मुझे आपकी मदद करने दें। मैं आपके सामने अपनी सभी आंतरिक दुनिया प्रदर्शित करूंगा।
वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे और उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वह स्थान जहां उसे झाओ यामिंग और झुओ यिफान को ले जाया गया था, वह स्थान जहां अनगिनत आकृतियां भरी हुई थीं, वह विशाल विस्तार दाओ पैलेस की विरासत की भूमि थी। उसने विरासत की एक श्रृंखला शुरू की होगी, इसलिए उसका शरीर कोमा में था, लेकिन उसकी चेतना यहीं प्रकट हुई। इसके अलावा उसने जो देखा और सुना, उसके आधार पर अपनी खुद की व्याख्या के साथ उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब उसकी आंतरिक दुनिया में थी। ये व्यक्ति, जो थायार्क आर्मर होने का दावा करता था, एक तरह के प्रक्षेपण के माध्यम से उसकी आंतरिक दुनिया में आया हुआ लग रहा था। ऐसा इसलिए था ताकि वह साधना तकनीकें प्रदान कर सके, बस वह बहुत घमंडी था और दूसरों को नीची नज़र से देखता था। चूंकि यह मेरी अपनी आंतरिक दुनिया है, इसलिए मुझे इसे कुछ हद तक नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। अपने सामने बेहद घमंडी और दबंग आकृति को देखते हुए, जो लगातार उसकी आंतरिक दुनिया से चौंक गई थी, वांग बाओले ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए जबकि दबंग आकृति सदमे में थी। सभी दुनियाएं खुली। एक जोरदार धमाका तुरंत आसपास के क्षेत्र में गूंज उठा, जो सभी दिशाओं में गड़गड़ाहट की तरह फैल गया। दरारें अचानक दिखाई दी, और जैसे ही दरारें खुल रही थीं, डार्क सैक दुनिया, साथ ही कभी न खत्म होने वाली कबीले की मूर्ति दुनिया, जिसे पहले दबंग आकृति ने खोला था, तुरंत दिखाई दी। जैसे ही डार्क सैक की दुनिया के अलग अलग सितारों की भयावह आभा उभरी, और जैसे ही कभी न खत्म होने वाले कबीले की मूर्ति से बल महसूस हुआ, आकाश और धरती हिल गए। इसने दबंग आकृति की सांस को अस्थिर कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उन दो दुनियाओं के अभ्यस्त हो पाता, तीसरी दुनिया आ गई। ये वह दुनिया थी जहां बड़ा कैनवास था। जैसे ही इसे खोला गया, छोटी लड़की ने दबंग आकृति का ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि यह उसका पिता, सफ़ेद बालों वाला आदमी था, जिसने दबंग आकृति को अत्यधिक भय से कांपने और उसे देखते ही बिना आवाज़ के चीखने का कारण बना दिया। दुर्भाग्यपूर्ण सितारा, यह असंभव है। ये दबंग आकृति स्पष्ट रूप से हकला रही थी, और जैसे ही वह चिल्लाया, उसका दिल भावनाओं की धार से भर गया। वांग बाओले कुछ हैरान था। उसने अपनी आंखें झपकाईं और अपना गला साफ किया। उसकी चेतना उसके भौतिक शरीर की उपस्थिति में बदल गई, और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर वह शांति से बोला, तुम मेरे ससुर की बात कर रहे हो। मेरे ससुर को ये पसंद नहीं है कि दूसरे उन्हें अशुभ तारा कहें, इसलिए तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे ससुर? दबंग व्यक्ति अचानक वांग बाओले की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उसे वांग बाओले की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वांग बाओले की आंतरिक दुनिया के बारे में बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उसे समझ में नहीं आईं। हालांकि मूल रूप से उसे अभी भी कुछ भी विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह कुछ भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने दहाड़ लगाए, शक्तिशाली डार्क सैक एक सर्वोच्च अस्तित्व है। वह तुम्हारा गुरु है, और दाओ डोमेन के 5वें चरण से आगे जो शक्तिशाली प्राणी उभरा है, वह तुम्हारा ससुर है। तुम? दबंग व्यक्ति अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका शरीर अकड़ गया और वह चकित होकर वांग बाओले को देखने लगा। अभी वह केवल ये देख सकता था कि वांग बाओले ने बोलते समय अपना दाहिना हाथ उठाया और हिलाया था। उसके हाथ में डार्क फायर का एक गोला इकट्ठा हो गया, और उसकी आंतरिक दुनिया से एक ठंडी आभा उभरी। ये डार्क फायर है। चूंकि सीनियर डार्क सैक्ट के बारे में जानता है, इसलिए आपको डार्क फायर से भी परिचित होना चाहिए, है न? जहां तक मेरे प्रेमी और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में आपके संदेह की बात है, तो इसके साथ ही वांग बाओले ने अपने दिल में दाओ सूत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने दिल में जाप किया, एक आभा जो ब्रह्मांड की गहराई से निकलती हुई प्रतीत हुई, सौर मंडल से गुजरी, प्राचीन हरे कांस्य तलवार से गुजरी और वांग बाओले की आंतरिक दुनिया में पहुंची। इसने पूरे परिवेश को हिला दिया, जिससे दबंग आकृति चौंक गई। ये देखकर कि दबंग व्यक्ति अवाक रह गया था, वांग बाओले को खुशी हुई, लेकिन उसने अपना सिर ऊपर उठाने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, आखिरी दुनिया बदल गई। उसे लगा कि चूंकि आखिरी दुनिया सामने आ गई है, इसलिए उसे दिल भी दिखाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वह व्यक्ति उसे पहचानता है या नहीं। वांग बाओले की यह हरकत दबंग व्यक्ति को समझ में आ गई। पहले की तरह सदमे की तीव्र भावना नहीं दिखी, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही वांग बाओले की 5वीं दुनिया उभरी और दबंग व्यक्ति ने विशाल दिल देखा, दबंग व्यक्ति ने तीखी चीख निकाली। ये कल्पना करना कठिन था कि उसके जैसा व्यक्ति इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला सकता है। ये वर्जित है। दबंग व्यक्ति का दम घुटने लगा, और उसके शरीर पर लगा कवच बल का विरोध नहीं कर सका और वह टूट गया, जिससे उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया और 2 आंखें अविश्वास की मुद्रा में दिखाई देने लगीं। उसने अपना शरीर घुमाया, सहज रूप से भागना चाहा, लेकिन जब वह हिला तो विशाल हृदय कांप उठा। उस पर दबंग आकृति आंसुओं के कगार पर थी। वह कांप उठा और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये देखकर कि आकृति कितनी भयभीत थी, वांग बाओले भी कुछ देर के लिए अचंभित रह गया। उसने अपनी आंखें झपकाईं और अपना गला साफ किया और मुट्ठी बांधकर दबंग आकृति का अभिवादन किया।
वरिष्ठ जूनियर ने तुम्हें मेरी सारी आंतरिक दुनियाएं दिखा दी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अब भी मुझे डी ग्रेड के रूप में आंकते हो। ए ग्रेड। दबंग आकृति दिल को देखते हुए कैनवास पर डार्कसैक की दुनिया और कभी न खत्म होने वाले कबीले की दिशा में अपनी नज़र घुमाते हुए कड़वी लग रही थी। वह केवल यही कह सकता था, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। आपने पहले जिस थेआर्क आर्मर साधना तकनीक का उल्लेख किया था, बस पहला भाग बहुत कम लगता है। यहाँ आप जाओ, आप सब कुछ पा सकते हैं। दबंग व्यक्ति आंसुओं के कगार पर था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे सील किया और अपनी उंगली से इशारा किया। तुरंत एक लाल चमक उभरी जो वांग बाओले की ओर बढ़ी और उसकी चेतना में समाहित हो गई। जैसे जैसे विरासत एकीकृत हो रही थी, वांग बाओले की चेतना हिल गई। बड़ी मात्रा में जानकारी तुरंत उसके दिमाग में भर गई, ऐसी कि उसकी आंतरिक दुनिया इसे झेल नहीं पाए और बिखरने लगी। जैसे जैसे वे बिखरती गईं, दबंग व्यक्ति आखिरकार मुक्त हो गया। अपने चेहरे पर दयनीय भाव के साथ वह मुड़ा और गुस्से से वांग बाओले को घूरने लगा और फिर डर और लाचारी के साथ वहां से चला गया। जब उसने सोचा कि उसने अपनी सारी विरासत कैसे ऐसे ही बांट दी, तो वह दुखी था। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने इतने सालों में पूरी विरासत बांट दी। हालांकि जब उसने वांग बाओले की पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तो वह केवल आहें भर सका। उसे इस आदमी को चुनने का पछतावा हुआ। मैं सिर्फ एक प्रक्षेपण हूं, ये सिर्फ धमकाने का काम है। जैसे जैसे वह आत्मदया में डूबता गया, दबंग आकृति धीरे धीरे विलीन होती गई। जैसे जैसे विरासत उसकी चेतना में एकीकृत होती गई, वांग बाओले की आंतरिक दुनिया भी लगातार विलीन होती गई। सब कुछ एक खाली जगह में बदल गया। केवल वांग बाओले ही लगातार विरासत को एकीकृत करते रहे। समय भी इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया। एक अज्ञात समय के बाद उस क्षेत्र के ऊपर आसमान में अंधेरा पर्दा गायब हो गया जहां उसका भौतिक शरीर था, और 3 लाल दरारें फिर से दिखाई देने लगीं। जैसे ही कमजोर चमक काली जमीन पर पड़ी और बेहोश तीनों पर चमकी, वांग बाओले कांप उठे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह पहले तो भ्रमित हुआ, लेकिन जल्द ही वह उठ बैठा। उसने अपने आसपास देखा और महसूस किया कि वह अभी भी उसी क्षेत्र में था जहां वह पहले था। हालांकि ध्यान करने वाली आकृतियां अब मौजूद नहीं थीं। जुओ युफान और झाओ यामिंग की ओर देखने और यह महसूस करने के बाद कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था, सिवाय इसके कि वे अभी भी बेहोशी की स्थिति में हैं, उसने राहत की सांस ली। वह कोमा में जाने के बाद अपनी चेतना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आने लगा। आग कवच, वांग बाओले ने बड़बड़ाया। उसके दिमाग में अभी इस देवता से विरासत का एक पूरा सेट मौजूद था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, झाओ यामिंग का शरीर भी कांप उठा और उसने अपनी आंखें खोलीं। जब वह बैठी तो उसकी आंखों में भ्रम की झलक थी, और जब जुओ युफान जागा तो उसकी आंखों में भी यही भाव था। काफी देर बाद जब तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो वांग बाओले इसे और सहन नहीं कर सका। वह धीरे से बोलने लगा, क्या तुमने विरासत हासिल की? ऐसा लगता है कि मैं एक सपने में था जहां एक आर्मामेंटुमुलस था। वहां मुझे एक गुरु मिला और मेरे गुरु ने मुझे एक साधना तकनीक सिखाई। एक पल की चुप्पी के बाद जुओ युफान ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में अभी भी भ्रम की झलक थी। मुझे वह साधना तकनीक याद है जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी। इसे कहते हैं दिव्य आयुध के 9 परिवर्तनकारी कार्य। हालांकि उन्होंने मुझे केवल 3 कार्य ही सिखाए। इसके साथ ही जुओ युफान की आंखें साफ हो गईं और वांग बाओले और झाओ यामिंग की ओर देखते हुए उनकी सांसें तेज हो गईं। झाओ यामिंग ने अपनी ग्लैबेला को रगड़ा जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया और धीरे से बोली, मेरे लिए भी यही है। ब्रह्मांड में आग के समुद्र में मैंने एक बड़ा प्राचीन पेड़ देखा जिसने खुद को आपदा फर्मेंट कहा, जिसने मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इसने मुझे आपदा फर्मेंट प्राचीन सरणी गठन प्रदान किया। ये भी आंशिक और अपूर्ण था। झाओ यामिंग की आंखों में धीरे धीरे एक अजीब चमक दिखाई दी। धीरे धीरे विरासत के बाद उसकी ऊर्जा में बदलाव आया, यहाँ तक कि उसकी साधना भी एक सफलता तक पहुंच गई थी और वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंचने से बस कुछ ही कदम दूर थी। ये जगह, ये खतरे की ज़मीन नहीं है बल्कि विरासत की ज़मीन है। आखिरकार झाओ यामिंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला,